हेलो बच्चों, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है उत्थान के सेकंड लेक्चर में। 11th और 12th हम लोग पैरेलल लेके चल रहे हैं क्योंकि 11th बच्चा बहुत स्लो, बहुत डिटेल में, बहुत प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ पढ़ लेता है, बट 12th कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस कम रह जाता है और जबकि 12th का वेटेज कहीं ना कहीं 11th से ज्यादा है, इसलिए हम 11th और 12th पैरेलल लेके चलेंगे जिससे आपकी तैयारी पूरी हो सके। दूसरी बात, अगर आप इस लेक्चर को देखने आए हो तो पहले शॉर्ट नोट्स, कंप्लीट नोट्स नहीं, पूरे क्वेश्चंस नहीं, लेकिन शॉर्ट नोट्स, बेसिक थ्योरी आप रिवाइज करके आइए। 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आप पहले रिवाइज कर लो, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करना। इस लेक्चर में खास क्या है, इस लेक्चर में बेटा हर लेक्चर में बहुत अच्छे क्रिएटिव और नए क्वेश्चंस बनाना सच में बहुत मुश्किल होता है और इसमें 70% 60% नए क्वेश्चंस हैं। बाकी जेईई मेन के क्वेश्चन है जो आपके लिए नए होंगे, 2-4-10% ही रिलेवेंट और हाईली कंसेप्चुअल जो पीवाईक्यू होते हैं वो मैंने लिया है। मतलब गारंटी है कि यहां से अगर आपने ये कर लिया तो आपके टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमने इंक्लूड किए हैं नए टाइप के क्वेश्चंस जिसे आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो पहले बेसिक थ्योरी थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। जैसे व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर चार्ज रेस्ट पे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक ईएम वेव नहीं। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा लेकिन ईएम वेव नहीं करेगा। और अगर चार्ज एक्सीलरेटेड तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ तीनों ही पैदा करेगा। चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, सीजीएस यूनिट होता है, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम और फ्रैंकलिन। ईएसयू और फ्रैंकलिन सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज है और फैराडे सबसे बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज है। ये कंजर्व्ड होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज इनवेरिएंट होता है और चार्ज दो तरह के होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बॉडी को करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें देते हैं, एक्सेसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो उसकी मास थोड़ी बढ़ जाती है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो बॉडी की मास रिलेटिवली थोड़ी सी घट जाती है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुलम्स ने दिया था, कुलम्स लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो सेंट्रल होता है, कंजर्वेटिव होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और लॉन्ग रेंज होता है। इसको मेडिएट कौन करता है? फोटोन मेडिएट करता है। कुलम्स लॉ पॉइंट चार्ज स्फेरिकल चार्ज सिमेट्रिकली वैलिड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, बट दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू होती है 1/4 जो कि होता है 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट। एयर की परमिटिविटी इसकी वैल्यू तो 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर किसी मीडियम में चार्ज को रख देते हो तो उस पर जो फोर्स लगता है वो K टाइम्स कम हो जाता है, जहां पे K है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी फ्री स्पेस का और मीडियम का डायमेंशन होता है, उसका यूनिट होगा, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है। रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तो बहुत सारे अच्छे सवाल आएंगे तो आप कर पाओगे। इसमें अगर मैंने कहीं से गलती से कुछ भी बहुत जल्दी बोला, मिस्टेक हो गया तो उसको माइंड मत करना, सुधार लेना मुस्कुरा के, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। तो भाई साहब आज के लेक्चर में, और उत्थान के लेक्चर की खासियत यही है, इसमें आप करोगे ना तो दिमाग इतना खुल जाएगा ना तेरा। ये बच्चों के लिए लेक्चर नहीं है, आई रिपीट, एकदम बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपने सिलेबस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको ये भी नहीं पता फोर्स क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज के मेथड क्या है, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद नहीं है तो जाके वो पढ़िए, पहले फॉर्मूला याद करिए। ये लेक्चर मत करिएगा, रिपीट, जीरो से स्टार्ट करने वाले बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपको याद है, कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, तो नए तरह के सवाल इसमें कैसे पूछे जा सकते हैं वो है। तो आइए शुरू करते हैं। हैंडमेड क्वेश्चंस, पीएचडी ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पीएचडी ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और बाल्टी भर के सवाल है भैया, बोरा भर के सवाल है। चलिए सबसे पहला सवाल ये सेक्शन रीजन से शुरू करेंगे भाई साहब, गर्दा उड़ा देंगे। देखो, when bodies are charged through the friction, रब करते हैं, there is a transfer of charge from one body to other body, no charge is created or destroyed। ये ही दो चीजें यहां पे आ गई कि फ्रिक्शन से जब किसी दो बॉडी को चार्ज करते हो तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। मान लो दोनों न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उतनी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फ्रिक्शन से सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट नहीं होते।
हमेशा डिसिमिलर नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि फिर रब करने से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज मूव करके जाता है। नो चार्ज इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए बोथ आर ट्रू एंड reason is a correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. क्लियर है क्या? बीच बीच में मैं थोड़ा समय दूंगा आपको, स्क्रीन पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिएगा अच्छे सवाल और देखिएगा मैच कर रहा है आंसर की नहीं कर रहा। नेक्स्ट, चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम सही बात है, हम प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास 1800 गुना ज्यादा होता है, 2000 गुना ज्यादा होता है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में घूम रहा होता है, उसका ट्रांसफर करना बहुत आसान है। हाँ कि ना? यस। मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज स्लाइटली व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज। नहीं, मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर उसको नेगेटिव चार्ज करना है तो कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, प्रोटॉन निकालने का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मास बढ़ेगा। और ये क्या बोला है? डिक्रीजेज। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर आना चाहिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर? देखो आंसर सी होगा। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यस, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यही तो चार्ज की प्रॉपर्टी है। चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल। नहीं 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 नहीं, 1 कूलम से छोटा चार्ज पॉसिबल तो है 0.5। एक्चुअली में क्वांटाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखो, घेरने की कोशिश किया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। 1 कूलम चार्ज तो पॉसिबल है। फिर से इसका आंसर सी ही आना चाहिए। देखिए सी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज कंजर्व्ड इन दिस यूनिवर्स, ट्रू और फॉल्स। स्क्रीन पॉज करके सोचो सोचो सोचो, स्क्रीन पॉज करके थिंक करो, दिमाग में डालो, क्या ये सही कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज कंजर्व्ड इन दिस यूनिवर्स, ट्रू है कि फॉल्स है? सर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो टोटल चार्ज कंजर्व होता है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कंजर्व होंगे। नहीं, टोटल चार्ज कंजर्व्ड इन दिस यूनिवर्स, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस यूनिवर्स में कंजर्व नहीं है। सर ऐसे कैसे? इलेक्ट्रॉन का एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन तो होता है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एनिहिलेट करके हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स बनाते हैं। याद करो, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। बताओ समझ में आया कि नहीं है? फोर्स रिटार्डिंग, सॉरी, फॉर चार्ज वैल्यू चार्ज, अच्छा, फॉर रिटार्डिंग चार्ज। क्वेश्चन मैंने ही लिखे हैं, टाइप करने में इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे फॉर लिखना था बेटा, आई एम सॉरी, फॉर। अब 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करना। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करने, स्क्रीन पॉज करके एकदम करिया। अब देखो, फॉर रिटार्डिंग चार्ज पार्टिकल वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन सेम बट स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीजेस, ट्रू की फॉल्स? देखो, ये इनवेरिएंट प्रॉपर्टी पे सवाल हो गया कि जो चार्ज होता है वो उसके स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है वैल्यू, वो रिटार्डिंग हो एक्सिलरेटिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास, तो स्पीड पे तो डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है। यस, मास का फॉर्मूला होता है m = m0 √1 - v²/c²। तो जब स्पीड बढ़ाओगे तो ये टर्म बढ़ेगा, तो ज्यादा नीचे घटेगा, बड़ी टर्म नीचे घटाओगे ना तो ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा तो मास बढ़ेगा। अच्छा चलो ना, v को c रख दो, तो v को c रखोगे तो c से c कट गया, c से c कट गया तो क्या आया? 1 1 - 1 0 1/0 इनफाइनाइट। तो जैसे से स्पीड बढ़ता है ना, जैसे से स्पीड बढ़ता है ना, मास बढ़ता है। तो समझ में आ गया? मास घटेगा तो स्पेसिफिक चार्ज, मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? घटेगा। और यहाँ पे स्पीड हो क्या रहा है? सर स्पीड रिटार्डिंग है तो घटेगा। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? कि स्पीड घटेगा। बोलो हाँ कि ना? रिटार्डेशन का मतलब स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो मास सर घटेगा, और मास घटेगा तो स्पेसिफिक चार्ज बढ़ना चाहिए। स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीजेस, ट्रू है भाई साहब। कैसा सवाल लगा? बोलो ट्रू है। देखो है ना, एक एक सवाल बनाने में भैया समय लगे हैं। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको करिएगा आराम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2, ठीक है, ड्यू टू Q1 डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा है, लेकिन वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। किसी एक चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा वो सराउंडिंग पे, दूसरे चार्ज के प्रेजेंस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है।
लेकिन दो चार्जेस के बीच का म्यूचुअल फोर्स कि इसके वजह से इस पर क्या लगेगा वो थर्ड के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे सिर्फ Q1 की वजह से डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बट नॉट ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, नहीं, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो ये इसका गलत है और ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ए सिर्फ नोट्स में प्रॉपर्टी पढ़ने से सवाल होंगे कि लगाने पड़ेंगे असर्शन रीजन, खुद बताइए, कमेंट करके बताइए कि थ्योरी को बार बार देखने से काम हो जाएगा कि लैंग्वेज में फंसने के जहां चांसेस है उसको करने पड़ेंगे। देखिए देखिए देखिए, मजा आया कि नहीं है? तुम्हें आधा तक लगा होगा सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, अगली लाइन में फंसा। नेक्स्ट, Coulomb's law can be used to calculate force between the charged particle at rest. Coulomb's law can be used to calculate force between the charged particle at rest. can लिखा है, अगर यहाँ पे must लिखता तो गलत हो जाता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या चल रहा हो। अगर r डिस्टेंस पे कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है। ये ट्रू होगा भाई, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, two charge Q1 and Q2 are separated with a distance d and placed in a medium of dielectric constant K. What will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force? तो जब किसी मीडियम पे होता है ना तो फोर्स लगता है K Q1 Q2, ये K अलग है, ये घुमा के K है, ठीक है ना, ये सिंपल को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K है। तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला ये K आ गया, जो घुमा के लिखते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के है। अब एयर में जो होगा K Q1 Q2 बटा, पहले यहां पे d डिस्टेंस है तुम्हारा उसमें मीडियम में, तो मीडियम में जो फोर्स होता है K टाइम्स कम हो जाता है और डिस्टेंस d स्क्वायर। एयर की डिस्टेंस हम यहाँ पे r स्क्वायर लिख लेते हैं। एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा क्या होता है 1 होता है, इसी से आंसर आ जाएगा। K Q1 Q2 से ये K Q1 Q2 कट गया, तो यहां से जो r की वैल्यू है हो जाएगी रूट अंडर डी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ डायलेक्ट्रिक, डी स्क्वायर बाहर चले गया, डी रूट के पहला ही ऑप्शन आ गया है। देखो आंसर है, क्या बहुत आसान है, अगर आप स्क्रीन पॉज करके कियोगे तो भी हो गया होगा, नहीं भी करोगे तो देखो आसान है, कोई खास बात नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूं, स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करो, अटेम्प्ट करो। क्या है? Coulomb's law is valid only for the point charge and spherical charge symmetry। हाँ सही है, हम जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, हाँ ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही है, दोनों सही है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है। देखिए आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, ये जेईई मेन 2024 अभी अभी सवाल पूछा है, स्क्रीन पॉज करके कर लेंगे तो क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक पे, बताइए। आराम से करिए स्क्रीन पॉज और सॉल्व करिए। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 placed in a vacuum at r centimeter apart is F। F force between when placed in a medium having dielectric constant 5, ये dielectric constant 5 at r by 5 centimeter apart will be। तो फोर्स क्या होगा जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हो एंड r की वैल्यू हो r by 5, मतलब जब वो एयर में रखा है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 प्लेस्ड इन एयर इज F। तो F बराबर होगा K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, खत्म। जब मीडियम में रखा है तो F डैश हो जाएगा K Q1 Q2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे 5 और r स्क्वायर क्या हो जाएगा r by 5 का होल स्क्वायर। तो r by 5 का होल स्क्वायर, ये 25 ऊपर जाएगा, 25 बटा 5, 5 F आएगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से पहला आंसर आना चाहिए। क्या आपका पहला आंसर आया तो कमेंट बॉक्स में कर दो जेई 4 दिया, जेई 4 दिया विथ स्माइली, कमेंट कर दो भाई। देख ही रहे हो लेक्चर, तो एक कमेंट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं जाता, स्क्रीन पॉज करके कमेंट कर सकते हो इतना। जेई 4 दिया बोल दो, ए इज आंसर। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल हैविंग, खुद लिखा है सवाल, एमआर को 4 दिया। चल भाई साहब, टीचर गुरु तुम पर मेहनत करके क्या चाहता है कि तुम मुझसे आगे निकलो। मैंने लिखा है सवाल, नया लैंग्वेज पे, स्क्रीन पॉज करके करो और बोला एमआर को 4 दिया। पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1 exert a force F on charge Q2। ठीक है, पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1 exert a force F on Q2। ठीक है, Q2। ए पार्टिकल हैविंग चार्ज
2q1 is placed between the line, then new force will be. थोड़ा कि नहीं, खुद फूट गया, जिससे नहीं वो लिखना खुद फूट गया सर। चलो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लिया आप देखो। तो पार्टिकल हैविंग चार्ज q1 एक्सर्ट अ फोर्स f on q2, मान लो डिस्टेंस नहीं दिया तो कुछ d डिस्टेंस मान लेते हैं। पार्टिकल ऑफ चार्ज q1 एक्सर्ट f on q2, तो q1 q2 के बीच में कुछ तो डिस्टेंस d रहा होगा ना, एक दूसरे के ऊपर थोड़ी ना रख देंगे, तो d डिस्टेंस पे मान लो। तो जो फोर्स f लग रहा है ऑन q2, किस पर, q2 पर, वो लगेगा k q1 q2 बटा डी स्क्वायर। अब क्या बोला है, पार्टिकल हैविंग चार्ज -2q1, गूगल करके देख लेना सवाल नहीं मिलेगा, गूगल करके देख लेना सवाल नहीं मिलेगा, बात करता है। q2 द पार्टिकल हैविंग चार्ज -2q1, तो इसकी वैल्यू q1 से डबल लेकिन उसका नेचर अपोजिट, तो -2q1 प्लेस्ड बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ q1 q2, मिडवे रखा है, तो मिडवे तो डिस्टेंस हो गया d/2। देन न्यू फोर्स ऑन q2 विल बी मिडवे बिटवीन द लाइन, द न्यू फोर्स विल बी ऑन q2, सॉरी अगर ये नहीं लिखा तो ऑन q2। अब कर लो q2 पर नया फोर्स क्या होगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहली बात, इसका नेचर अपोजिट कर दिया, मान लो ये सेम नेचर के हैं, दोनों प्लस है, मान लो जब ये दोनों प्लस है तो ये रिपेल करेगा, ये फोर्स है, हाँ, और अब ये माइनस और ये प्लस तो अट्रैक्ट करेगा। तो पहले का जो फोर्स F1 था और F2 तो अपोजिट चार्ज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और हाँ होगा। अच्छा सर अगर ये प्लस और ये माइनस होता तो अट्रैक्टिव होता, अगर ये प्लस और ये माइनस है तो अट्रैक्टिव होता। इससे जैसे ही अपोजिट रखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज होगा, मतलब ये दोनों फोर्स पक्का अपोजिट नेचर का होगा। अच्छा, तो ये तो पहले जितना अपना लगाता रहेगा F1, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो F2 है वो हो जाएगा K 2q1 q2 बटा डिस्टेंस d/2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 4 डी स्क्वायर। तो जितना भी ये फोर्स है इसके कंपेयर में 8 गुना ज्यादा है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या 7f होगा? डी इज आंसर। बताओ मजेदार सवाल है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, चार्ज q is placed and on the charge q is placed on the surface of a sphere of radius capital R. Another charge small q placed at a distance r/2 from the center, then force between them is सेल थ्योरम। हॉलो स्फीयर है और इसके सरफेस पर चार्ज रखा, देखो ना सरफेस बोला है, तो सॉलिड होता तो सरफेस ऑफ ए स्फीयर, मतलब स्फीयर के सरफेस पर रखा है, सॉलिड है या हॉलो है कुछ भी है, प्लेस्ड बोला है ना ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो अंदर में इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ग्रेविटेशन में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। यहां से r/2 पे अगर रेडियस इसका r है, एक स्मॉल q चार्ज रखा, तो ये चार्ज इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा। ये आप जानते हैं, बहुत आसान है कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बढ़िया सवाल है, एकदम मजेदार, धुआं धुआं कर दोगे। स्क्रीन पॉज करके करो। क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज इतना। तो दोनों का मास और दोनों का चार्ज हमें पता है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ L, मतलब ये Q और Q आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस L है। बिटवीन देम सच दैट दे स्टे इन अ लिमिटेड इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में, लिमिटेड इक्विलिब्रियम मतलब इससे आगे पीछे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, यही पर है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज इतना म्यू, देन फाइंड वैल्यू ऑफ L। देखो सेम है तो रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो ये फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बटा L स्क्वायर, हाँ कि ना। तो इसके वजह से भागेंगे, आगे भागेंगे, लेकिन जिस टेबल पे रखे हैं वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे लग के इसको रोक रहा होगा वो होगा म्यू mg। तो म्यू mg इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा L स्क्वायर। बताओ नया और क्रिएटिव सवाल है कि नहीं। हाँ सर, Q1 Q2 की वैल्यू पता है, ये रहा चार्ज की वैल्यू, मास की वैल्यू पता है, ग्राम है देख लेना, चार्ज पता है, K की वैल्यू पता है, मास पता है, G हम जानते हैं म्यू दिया हुआ है, यहां से L निकल जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई होगी तो आंसर आपका 12 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये कैलकुलेशन बेटा आपको करना पड़ेगा, आंसर मिला के लिख देना सर कर दिया। जेईई मेन 2023 25 जनवरी का ये सवाल है, सवाल देख लीजिए। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम को ओरिजिन पे रखा है। At what location on the x-axis should be positive charge of 40 microcoulomb placed so that net electric field is zero
at x is equal to 2 सेंटीमीटर on x axis. ओके 40 माइक्रोकूलम है और इसको कहां रखा है? At what location on the x axis should the point charge, इतना अच्छा ये हमें नहीं पता, हमें ये x निकालना है, कहां रखें ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड x is equal to 2 पे 0 हो। भाई मैंने कितने सवाल इस पे कराए हैं, लेकिन ये कदम आगे क्या चेंज किया उसने? ये तो नीट में होता और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बेटा। क्या कर लिया उसने? सर आप इसका और इसका लोकेशन देते थे और पूछते थे कि फील्ड कहां जीरो होगा। अब ये बता दिया कि फील्ड कहां जीरो होगा हमारा, और हमसे पूछा है कि इसको कहां रखा होगा। तो मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारा L है, ये 0 है और ये कोऑर्डिनेट L, 0 है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया L। हम जानते हैं R बराबर x, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो होता है R बटा √n+1। सर ये हम नहीं जानते हैं, आपको बता देते हैं इसका कंसेप्ट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी सेम नेचर का चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, इसके वजह से पीछे होगा। तो एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहां पे इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसको मान लो अगर तुम Q1, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ1 बटा, मान लो ये डिस्टेंस x², और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K, ये मान लो Q2, तो KQ2 बटा टोटल डिस्टेंस L माइनस x का होल स्क्वायर। अब मान लो जो Q2 है बड़ा वाला चार्ज, इससे n गुना ज्यादा है। सर ये 1 है, 1 नहीं 10 है, ये 10 है और ये 40 है, तो 4 गुना ज्यादा हो गया। तो वो n की वैल्यू हम यहां रखते हैं। अगर इन दोनों में कोई भी अपोजिट नेचर का चार्ज होता तो यहाँ पे माइनस आता, और ये डिस्टेंस हमेशा छोटे चार्ज से देखते हैं, तो छोटा चार्ज 10 है, x की वैल्यू रखो 2, r की वैल्यू हमें L निकालना है, √n हो गया √4 + 1, √4 हो जाएगा 2 और 1 3, 3 दूना 6 आ जाएगा L की वैल्यू। L की वैल्यू 6 आना चाहिए, A आंसर आ रहा है 6 सेंटीमीटर। क्या कर लिया बेटा, बताओ क्या कर लिया? ऐसे सवाल आपने किए थे कि नहीं किए थे? बस इतना। ये देखो, फॉर द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0 समवेयर एट पॉइंट बिटवीन A एंड B। इसकी वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, so that net electric field between field becomes 0 somewhere at point A and O। somewhere point A और O, इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। उसके लिए n की वैल्यू क्या होगा? सोचो, स्क्रीन पॉज करके इसको सोचो। स्क्रीन पॉज करके इसको सोचो। देखो भाई ऐसा है, फॉर द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0 समवेयर एट पॉइंट बिटवीन A एंड O। सबसे पहली बात, ये Q है और ये n गुना Q है, सेम नेचर ऑफ चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 होगा। अगर n की वैल्यू 1 होता तो सर ये दोनों चार्ज बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मिड पे 0 होता। अगर यहां पे चार्ज की वैल्यू बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है इससे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा और इससे डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो यहां से अगर तुम चार्ज को भी बड़ा रख दोगे और डिस्टेंस भी कम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका ज्यादा ही आएगा। तो अगर चार्ज बड़ा तो डिस्टेंस भी बड़ा, ताकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाए। सोचो, दिमाग पे डालो। हाँ सर, तो कहीं ना कहीं यहां आएगा जब n बड़ा है 1 से। अगर n 1 से छोटा है तो ये छोटा चार्ज छोटा, तो डिस्टेंस भी कम रखूंगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका बैलेंस हो जाएगा। तो सही लग रहा है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज Q इज रिवर्स्ड, देन देयर विल बी अ पॉइंट समवेयर बिटवीन B एंड O वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नहीं, अगर पोलैरिटी रिवर्स करोगे, मतलब इसको माइनस कर दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज का आगे, कहीं भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो तुम्हारा पहला तो सही है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। If polarity of charge Q is reversed, there will be a point somewhere between B and O where electric field 0। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या आंसर दिया है? अच्छा, आंसर इसका नहीं दिया है। ठीक है, देखो बेटा, करेक्शन होता है बल्क में, जब सवाल बनाते हैं तो करेक्शन होता है। मैं फिर से पढ़ लेता हूं। स्टेटमेंट 1, फॉर द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0 समवेयर एट पॉइंट A एंड O। A एंड O के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगा जब ये चार्ज छोटा है, चार्ज बड़ा, ये चार्ज बड़ा होगा, तब सही है। ये तो मेरे हिसाब से A एंड O सही है। ये पोलैरिटी ऑफ चार्ज Q इज रिवर्स्ड। देखो बेटा, अगर ये Q इज रिवर्स्ड, अच्छा, ये पोलैरिटी ऑफ चार्ज Q इज रिवर्स्ड, देयर विल बी अ पॉइंट
समवेयर बिटवीन बी एंड ओ वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। तो इसको अगर तुम इसका साइन चेंज करोगे ना तो ये अपोजिट नेचर के चार्ज हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जीरो होगा, अंदर में जीरो नहीं होगा। बोथ 1 and 2 बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ 1 and 2 and करेक्ट। नहीं 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 नहीं, S1 इज करेक्ट, S1 इज करेक्ट एंड S2 इज फॉल्स। ये आंसर होगा, नहीं है करेक्ट आंसर इसमें। आराम से देख लो, नहीं है करेक्ट आंसर, आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। S1 इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स। पोलरिटी ऑफ चार्ज, अगर इसका भी पोलरिटी बदलोगे सर नहीं, अगर मान लो Q का भी बदला और ये Q का भी बदल गया तो दोनों सेम ही चार्ज रह जाएगा, दोनों नेगेटिव होगा तो भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये जरूरी नहीं है ना। अपने आप कैसे, पोलरिटी और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग चार्ज इतना माइक्रोकूलम और इतना माइक्रोकूलम, देखो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं जीरो नहीं होगा। छोटे चार्ज से इस तरफ होगा x, और x की वैल्यू होगी r बटा √n-1। x की वैल्यू 5, n की वैल्यू बोलो, ये 20 है और 5 है, तो कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना। √4 - 1, √4 हो जाएगा तुम्हारा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 ही आंसर आना चाहिए। देख तो कहीं है, बी आंसर है, बी क्या है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। क्या तुम्हारी इस पे पीएचडी हो गई? फटाफट बताओ, क्या पीएचडी हो गई? ओके, अब अचानक से ये थोड़ा लास्ट टॉपिक का सवाल आ गया, लेकिन कर लोगे तो मजा आ जाएगा। क्या है सवाल, देखो, गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू डैश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन नॉट पास थ्रू डैश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मजा आ जाएगा, बोलो, करो इसको, सॉल्व करो, जरा स्क्रीन पॉज करके करो। हेलो हेलो, स्क्रीन पॉज करके करो, मजा आ जाएगा। याद करो, दिमाग माथा मारो दीवार पर, देखो याद आ रहा है कि नहीं। गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू डैश चार्ज से पास कर सकता है, डैश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास कर सकता है, एंड कैन नॉट पास थ्रू डैश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सोचो, नोट्स खोलो, खोलो। कितने लोगों को याद था बताना, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट। सुनो, गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहीं पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां से गॉसियन सरफेस पास कर सकता है। लेकिन गॉसियन सरफेस वहां से पास नहीं कर सकता जहां पे कहीं पे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। देखो, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, क्योंकि कहीं पे एक पॉइंट डिस्क्रीट क्या होता है, ये प्लस क्यू चार्ज, यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां से गॉसियन सरफेस पास नहीं कर सकता। लेकिन आप देखो, आपका प्लेट है, चार्ज प्लेट में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कंटिन्यूअस चार्ज बोलोगे इसको, हाँ कंटिन्यूअसली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से गॉसियन सरफेस इसको कट करके जाता तो है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं आता तो बोलो कोई बात नहीं, याद रखेंगे। एट एंगल डैश इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। याद करो, अगर आपने डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो एक्सियल लाइन पे इसके अलॉन्ग होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे इसके पीछे होता है। इसकी वैल्यू होती है -kp/r³, इसकी वैल्यू होती है kp/r³ का 2 टाइम्स। क्लियर है? और एक एंगल ऐसा आता है जहां पर tan इनवर्स √2 एंगल है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। डेरिवेशन देखना है तो बेटा 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में डेरिवेशन नहीं होता, याद करिए, नोट्स में लिखा हुआ है θ = tan इनवर्स √2, यही आएगा एंगल, देख लीजिए यहाँ पे, tan θ = √2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इज मैक्सिमम एट अ डिस्टेंस x = r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, याद करो, x = r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, याद करो। नेक्स्ट देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये खुद करिए, सोचिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, फॉल्स, डिपेंड करता है, क्योंकि दो पेयर के बीच का चार्ज नहीं पूछा, फोर्स नहीं पूछा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, बट एक पर दूसरे की वजह से मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है क्या? Infinite number of charge, each of value 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with the coordinate x = 1, 2, 4, infinity. If the charge 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force on 1 coulomb charge? ये 1 microcoulomb है, ये 1 coulomb है, तो 1 coulomb को 0,0 पे रखा, और ये है तुम्हारा x = 1 पे 1 microcoulomb, x = 2 पे 1 microcoulomb,
x इज इक्वल टू 3/1 माइक्रोकूलम, कोई नया सवाल नहीं है, लेकिन ये जीपी लगेगा कितने लोगों को याद आया, और इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या आ रहा है, बाकी लोग उसको वेरीफाई कर लेना, बहुत आसान है। पेंडुलम प्रॉब्लम देखिए ध्यान से, इफ द गिवन फिगर क्यू ए बराबर क्यू बी, सॉरी थीटा ए बराबर थीटा, ये एंगल है, ये क्या एंगल है, एंगल थीटा ए बराबर थीटा बी, इवन इफ क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, मतलब इस पर जो चार्ज है वो है आपका क्यू ए और इस पर चार्ज है आपका क्यू बी, तो क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी प्रोवाइडेड एम ए बराबर एम बी, मतलब इनका मास दोनों का बराबर है, मास दोनों का बराबर है, तो ये थीटा बराबर होगा, इनका चार्ज एक दूसरे से ज्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं बताता हूं, यहां पर डायग्राम जब बनाते इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है Fe, नीचे लगता है mg और ये लगता है यहां पर टेंशन। याद करो अगर ये वर्टिकल से यहां पे, अगर ये वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है थीटा बी, तो tan थीटा बी जो होगा ना बेटा, इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटा mg के रेशियो के बराबर होगा, हाँ कि ना, हाँ सर। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दोनों चार्ज का प्रोडक्ट आएगा, हाँ सर, q1 q2 बटा डिस्टेंस d का स्क्वायर, मान लो ये डिस्टेंस d है, d का स्क्वायर बाई mg, है कि नहीं, हाँ। सिमिलरली tan थीटा b क्या होगा सर, tan थीटा a क्या होगा, tan थीटा a होगा q1 q2 k q1 q2 k q1 q2 d स्क्वायर बाई mg, तो मास दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों में q1 q2 आ रहे हैं। अब करो सवाल, अब पढ़ो, इन द गिवन फिगर थीटा ए बराबर थीटा बी, even if charge is greater than charge of n greater than charge of on a greater than charge on b, provided mass बराबर है, angle of deflection of one individual particle, angle of deflection of one individual particle, इसका angle of deflection of particle a and b does not depends upon the charge on a and b, does not depends upon the charge on a and b। पता करो तो क्या आ रहा है आंसर, करो क्या आ रहा है, क्या एक चार्ज पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है वो थीटा इसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, करो, करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। देखो इसमें भी चार्ज है, सर इसमें चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, हाँ चार्ज है, तो क्या चार्ज पे जब डिपेंड करता है तो इनका चार्ज तो ज्यादा कम है, तो डिफ्लेक्शन तो अलग होना चाहिए, नहीं डिफ्लेक्शन सेम होगा, तो सिर्फ चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, अरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, फोर्स ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अच्छा, लेकिन जो डिफ्लेक्शन है दोनों का, वो दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो अगर पहले में डिफ्लेक्शन देखो तो दोनों के चार्ज पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, दूसरे का डिफ्लेक्शन देखो दोनों में ही डिफ्लेक्शन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अरे हाँ सही कहा, तो पहला तो तुम्हारा सही है, Q1 ज्यादा है Q2 कम है, लेकिन दोनों में Q1 आएगा ना, हाँ सर, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, पहला आंसर जाएगा। रेशियो ऑफ एंगल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस, कैसे, इन दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा है tan थीटा b को डिवाइड करो, k q1 q2 d स्क्वायर mg, k q1 q2 कट जाएगा ना, मास सेम दिया हुआ इसलिए मास भी कट जाएगा, देखो 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 दोनों एंगल बराबर आ गया, तो चार्ज एक ज्यादा हो दूसरा कम हो, लेकिन दोनों एंगल में ही दोनों का चार्ज है। फील आया इस बात का, बच्चे यहां पे जल्दीबाजी में ये गलती करते हैं, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद सेम मोमेंटम एट द सेम टाइम, देन फाइंड रेशियो ऑफ टाइम व्हेन दे विल स्टॉप, स्टॉपिंग डिस्टेंस के फील्ड के साथ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, आराम से करेंगे, स्क्रीन पॉज करिए, ट्राई करिए, देखिए एक चार्ज पार्टिकल है ड्यूट्रॉन और दूसरा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सेम मोमेंटम, एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसको p से प्रोजेक्ट किया, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, इसको हमने सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट किया, मोमेंटम दोनों में सेम रखा है। अच्छा इसका मास अगर 2m है तो इसका मास 4m है, इसका चार्ज E है तो इसका चार्ज 2E है, क्या यही कह सकता हूं मैं, दोनों को सेम मोमेंटम फेंका है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हाँ कितना लगता है QE, तो इसका चार्ज अगर E है तो E इंटू कैपिटल E, इस पर फोर्स कितना लगेगा 2E इंटू कैपिटल E, इस पे इतना फोर्स लगेगा। देन फाइंड रेशियो टाइम व्हेन दे विल स्टॉप, कितने समय के बाद दोनों रुक जाएंगे, अगर मान लो ये T1 टाइम में रुका, ये T2 टाइम में रुका, तो टाइम का रेशियो बताइए, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व। इसका मोमेंटम मान लो P है, तो जब ये रुका तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, और जब ये कहीं जाके रुकेगा तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, दोनों को इनिशियल मोमेंटम सेम दिया था, हाँ दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम है, हाँ
चेंज इन मोमेंटम होता है एफ डॉट डी टी, दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम है। और फोर्स को क्या लिख सकते हो सर? फोर्स को क्यू ही लिखेंगे, फोर्स को हम क्यू इंटू ई लिखेंगे इंटू डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, हाँ, डेल्टा भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ जाएगा। तो ड्यूट्रॉन का टाइम डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल का टाइम, ड्यूट्रॉन का चार्ज ई है तो अल्फा पार्टिकल का 2e है, ई से ही कट जाएगा, 2:1 आंसर आएगा। 2:b, देखो 2:1 आंसर आया। कैसा लगा सवाल? ये क्लास में तो मैंने नहीं कराया था, जेई में भी नहीं पूछा है, अलग लेवल का सवाल है कि नहीं? टाइम का रेशियो बेटा, टाइम का रेशियो, सोचिए सोचिए। एक और तगड़ी सवाल दो एकदम, करो। When charge particle move in the direction of electric field, its speed will increases. True or false? इसमें आपको जवाब देना है ट्रू और फॉल्स। फटाफट बताइए, फटाफट स्क्रीन पॉज करके बताइए, ट्रू और फॉल्स। वैसी बात है, when charge particle moves in the direction of electric field, moves in the direction of electric field, its speed will increase। नहीं, फॉल्स है सर। क्यों? चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो लगता है, तो उसकी स्पीड तो बढ़ेगी। कितने लोग फंसे? चार्ज कैसा है ये तो नहीं बताया, चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज अगर पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल रहा है, when चार्ज पार्टिकल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन निगेटिव है तो फोर्स तो पीछे लगेगा। कितने लोग जल्दीबाजी में फंस गए? कोई बुराई नहीं है गलती एक्सेप्ट करने में, जल्दी बताइए। ये बढ़िया सवाल है। मैच द कॉलम ऑफ 1 विथ कॉलम 2। सवाल को अच्छे से एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है वो समझिए। क्या लिखा हुआ है सवाल? सर ये लिखा हुआ है कि कॉलम 1 प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका है, ठीक है, फेंका है परपेंडिकुलर टू। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसको एक्स एक्सिस में फेंका है, वी से फेंका है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डी डिस्टेंस तक है आपका, डी डिस्टेंस तक है आपका, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, विथ सेम वेलोसिटी एंड विथ सेम मोमेंटम। ओके, तो प्रोटॉन का चार्ज मान लो क्यू है, मास एम। अल्फा पार्टिकल में क्या हो जाता है? सीधा तुम्हारा चार्ज क्या हो जाता है? 2 गुना, और मास हो जाता है 4 गुना। और लास्ट में ड्यूट्रॉन है, तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना कि प्रोटॉन है, फिर अल्फा है, फिर ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन में चार्ज सेम रहेगा, मास डबल हो जाएगा, यही होता है क्या? ये ड्यूट्रॉन है, ये अल्फा है, और ये प्रोटॉन है। सबको सेम वेलोसिटी से जब फेंका है, देखो वेलोसिटी सेम, तो डेविएशन का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ डेविएशन, डेविएशन का रेशियो क्या होगा? याद है आपको डेविएशन? याद है डेविएशन? जब ये चल रहा है तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक्स की वेलोसिटी आपकी वी रह जाएगी, लेकिन वाई में फोर्स लगेगा तो वाई की वेलोसिटी कुछ हो जाएगा वी वाई। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस में जा रहा था तो ये डेल्टा है, टैन डेल्टा क्या होता है बताइए सर? टैन डेल्टा होता है QED बटा MVA²। सर ये तो समझ नहीं आया, लॉजिकली समझाया था, याद करो कि जो डेविएशन होता है ना, उतना ज्यादा होगा जितना चार्ज की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उतना ही ज्यादा होगा जितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये जल्दी निकल जाएगा, इसलिए इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो तीनों की वेलोसिटी सेम है, सेकंड ऑप्शन में देखता हूं, वेलोसिटी सेम। स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करो बेटा, मैच करो, बढ़िया सवाल है। तो जो तुम्हारा डेविएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, विड्थ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही है, Q/m के प्रोपोर्शनल होगा। तो टैन डेल्टा तुम्हारा जो प्रोटॉन का होगा वो Q/m, और टैन तुम्हारा सीधा किसका देखना? अल्फा का। अल्फा का चार्ज बोलो सर 2Q, मास 4m, तो कट के नीचे 2 आ जाएगा। और टैन डेल्टा ड्यूट्रॉन का देखो तो ड्यूट्रॉन का Q/2 है, तो ये दोनों का रेशियो 1:1 है, तो ये आंसर मैच कर जाएगा। मतलब दूसरे का A आ गया तो बाकी सब वैसे ही मैच कर जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देखो तो दूसरे का देखो A है, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। तुम नहीं समझे? तुम बेटा समझे कि नहीं समझे मेरी बात? देखो दूसरे का A आ गया ना, हाँ, दूसरे का A मैच कर गया, 1:1 तो किसी में नहीं है। सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंकोगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है MVA², हाफ तो कांस्टेंट है, चार्ज के प्रोपोर्शनल। चार्ज के प्रोपोर्शनल देखोगे तो 1:1, 1:1, सॉरी, चार्ज के प्रोपोर्शनल देखो तो 1:1 आएगा ना ड्यूट्रॉन का। तो पहले का क्या दिया हुआ है? C, 1:1 कैसे? उल्टा कर लिया कुछ। ड्यूट्रॉन का चार्ज तो 1:1 होगा ना, 1:1 होगा, थोड़ा गड़बड़ दिया, ठीक है ना, वो मिला ले, थोड़ा गड़बड़ दिया, 1:1।
और ये तुम्हारा मैच कर गया, तो सी का तुम्हारा बी हो जाएगा। इनका क्या है, मोमेंटम सेम, मोमेंटम सेम, तो tan डेल्टा बराबर हो जाएगा क्यू ई डी एम बी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई 2, ये काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर बाई 2m। तो मास और चार्ज के प्रोपोर्शनल, इसका मास और चार्ज एम क्यू है, तो इसका 4 दूना 8 और इसका हो जाएगा 2, 1 8 2, 1 8 2, 1 8 2, थोड़ा सा रेशियो अलग लिख दिया है, ठीक है ना बेटा, 1 8 2। वेलोसिटी वाला एक बार और मैच कर लेते हैं, वेलोसिटी वाला मैच करूंगा तो क्यू बाई एम के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के हिसाब से देखो तो क्यू बाई एम के प्रोपोर्शनल, तो इसका हो जाएगा क्यू बाई एम, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि पहले अल्फा लिखा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, ये बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज करके एक बार करना, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा लिखा है, पॉजिट्रॉन के टर्म्स में लिखा है, पॉजिट्रॉन आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो, एक भी सवाल किसी भी किताब में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में पॉजिट्रॉन के टर्म्स में ये सवाल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। आप स्क्रीन पॉज करके करिएगा इसको प्लीज। मैं करूं? देखो, अ प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है ई, मास ऑफ प्रोटॉन है एमबी, ये रहा एट रेस्ट। वो ड्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन के टर्म्स में सवाल ही नहीं है कहीं, तुम देख लेना। A charge proton is kept at rest. A positively charged particle is released from the rest at a distance s in the field. Proton is at rest. अच्छा, एक प्रोटॉन रेस्ट पे है, समझिएगा प्लीज, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, ये रेस्ट पे है, ठीक है। पार्टिकल इज रेस्ट, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द डिस्टेंस s in the field. Consider two experiment, one in which the charge particle is also a proton. एक और प्रोटॉन है जिसको s डिस्टेंस हमने छोड़ दिया, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, एंड द अनदर इज पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, एक है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज ई, मास ऑफ प्रोटॉन एमपी, और दूसरा है पॉजिट्रॉन, 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 देखो गेम हो गया, चार्ज एम ई प्लस ई होता है, इसका प्रोटॉन के बराबर होता है, पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस ई, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। In the same time t, the work done on the two moving charge particle is, okay, तो t टाइम तक दोनों चलता है, तो किस पर वर्क ज्यादा होगा, दोनों t टाइम तक चलता है, तो किस पर वर्क ज्यादा होगा, सोचो सोचो किस पर वर्क ज्यादा होगा। सेम एज द फोर्स लॉ इज इन्वॉल्व इन द टू एक्सपेरिमेंट, सेम एज द सेम फोर्स इन्वॉल्व, नहीं, लेस द केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अवे मोर रैपिडली एंड द फोर्स ऑन इट वीक्स, पॉजिट्रॉन पे कम बोला है, फोर वीक नहीं है, पॉजिट्रॉन पे फोर्स कम का है। देखो ये तुम्हारा प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज की वैल्यू ई प्लस ई, सेम फोर्स लगेगा, ये प्रोटॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन पे फोर्स सेम लगेगा क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम ही है। मोर फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अ लार्ज डिस्टेंस अवे, हाँ लार्ज डिस्टेंस क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो इसमें जो एक्सीलरेशन आएगा ना प्रोटॉन का, वो कम होगा एक्सीलरेशन ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम तो फोर्स सेम, इसका मास कम तो इसका एक्सीलरेशन ज्यादा, एक्सीलरेशन ज्यादा तो ज्यादा डिस्टेंस पर चल जाएगा, और फोर्स सेम लग रहा है डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स सेम लग रहा है और डिस्टेंस ज्यादा, तो इस पर वर्क ज्यादा होगा, ज्यादा वर्क होगा पॉजिट्रॉन पे, पॉजिट्रॉन पे ज्यादा वर्क होगा। देखो सी, बहुत सोचना पड़ा भाई नया सवाल बनाने में। कमेंट बॉक्स में एकदम मोक्ष मिल गया, अगर तुम यहां तक ये लिख देख रहे हो और तुमने ये किया है खुद से या समझ के लिख दो, मोक्ष मिल गया भाई साहब, लिखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 8 ME वोल्ट पर मीटर, ये वैल्यू है, यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है 8 M/E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट है। इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसका लेंथ 1 मीटर है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दी हुई है, as shown in a figure, ठीक है। An electron enters the field symmetrically between the plate with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया है 2 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी एक चार्ज गया है इलेक्ट्रॉन 2 मीटर पर सेकेंड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ नीचे होगी, होगी। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज कम आउट ऑफ द फील्ड विल बी, 2022 का सवाल है जेई मेन का, बबुआ मजा आ जाई। देखा
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाई एक्स एक्सिस में तो एकर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रही ना, एक्स वाली वेलोसिटी हमेशा सेम रहे। और ये थीटा पूछा है, वाई में क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस पर एक फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से इसका एक्सीलरेशन होगा, और इस एक्सीलरेशन की वजह से यहां तक निकलते निकलते कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। तो वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन इनटू टाइम, एक्सीलरेशन हो जाएगा तुम्हारा q e बाई m, ये तो एक्सीलरेशन होगा। हाँ सर टाइम क्या, तो टाइम हो जाएगा ये डिस्टेंस d बाई v, d बाई v तुम्हारा टाइम हो गया। तो यहां से तुम tan थीटा, यही तो डेविएशन होता है tan थीटा, tan थीटा बोलो क्या होगा, तो tan थीटा वही परपेंडिकुलर vy बाई vx, vy बाई vx, vy बोलो qed बाई mva x, और ये vx। भाई साहब 1 मिनट में सर आपने तो डेविएशन डेराइव कर दिया डेविएशन डेराइव कर दिया, QED बटा MVX का होल स्क्वायर। बताइए हाँ कि ना सर, जोरदार। अब देखो Q की वैल्यू बोलो सर, इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 8m बाई ई, 8m बाई ई, डिस्टेंस d, और Vx मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, और ये मास यहां पे m रहेगा। ये चार्ज की वैल्यू E की वैल्यू 8m बाई ई, मास m, वेलोसिटी 2 का होल स्क्वायर, E से E कटेगा, m से m कटेगा, और डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर है, तो 1 इंटू 1 बटा 4, तो 2 आ रहा है रे, tan डेल्टा 2 आ रहा है, तो डेल्टा और tan इनवर्स 2, बी आंसर आएगा। बोलो मुन्ना, बोलो मुन्ना। अरे छोरे, कितने लोगों ने जेई फिर से फोड़ दिया? एक कमेंट करने में तुमको दिन नहीं लग रहा है, कितने लोगों ने जेई फिर से फोड़ दिया बता। नेक्स्ट देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज प्लस और माइनस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल सही है, यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, वेदर प्लस और माइनस यूनिट चार्ज होना चाहिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉन क्लोज लूप ना। बोलो बोलो, स्क्रीन पॉज करके फटाफट फटाफट, कम ऑन कम ऑन, स्क्रीन पॉज करके करना। तो दोनों गलत है, जा बी आंसर आएगा, दोनों गलत है। सर क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओनली। निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है ना, निगेटिव यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। याद करो डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यस, कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि जहां पे डिस्क्रीट चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी जहां पे चार्ज होता है, कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। नहीं, नेगेटिव चार्ज के लिए अलग कहानी थोड़ी नहीं। डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज, डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज। वाओ, तो हमने तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स कंटिन्यूअस कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कंटिन्यूअस। यस, कंटिन्यूअस व्हेन देयर इज नो चार्ज इज प्रेजेंट। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए डाइवर्जिंग होता है। हाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए डाइवर्जिंग होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए डाइवर्जिंग होता है। लेकिन अगर कोई भी एक चार्ज यहां पे रख दोगे तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूअस थोड़ी ना हुआ, डिसकंटिन्यूटी आ गया। तो अगर कोई चार्ज है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसका मुझे लग रहा है कि आंसर होना चाहिए बी एंड डी, बी डी बी डी बी डी बी डी बी एंड डी, बी एंड डी ये पेयर होना सही। सही पूछा ना, सही पूछा सर, पूरा सच में रिसर्च हो गया है। तो बोलो, आधी जनता को पता नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है, कहते कॉन्टिन्यूअस। हाँ कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हें सिर्फ लिखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म इज कॉन्टिन्यूअस इन स्पेस, बोला हाँ सही कह सकते हो। बट अगर स्पेशल केस बोले कि मस्ट कंटिन्यूअस, तो गलत। नहीं, वहां पे चार्ज, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं हो। रिसर्च हो गया कि नहीं हो गया बताओ, एक कमेंट बस, रिसर्च हो गया। एक नीचे देखिए, अब एक नया सवाल बनाया मैंने, क्या ये काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देखिए, देखिए बेटा देखिए, घबराइए मत, शर्माइए मत, आंखें चार करके देखिए बेटा, आंखें चार करके देखिए प्लीज, ठीक है। और आंखें चार करके इसका मैच करिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है। अब हमने ये तो पढ़ा है कि ये सिचुएशन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड याद करके लिखा है। हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, आप सिचुएशन बताइए उल्टा। आंखें चार करके एकदम, स्क्रीन पॉज करिए और आंखें चार करके इसको फिल करिए।
आंखें चार करिए प्लीज, प्लीज स्क्रीन पॉज करिए। अगर आंखें चार कर लिया आपने तो अब देखिए क्या है, ये क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सर? रिंग, याद है मुझे रिंग। माइनस के पी बाई आर क्यू, ये इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, याद करो लाइन ऑफ डाइपोल। 2 के पी बाई आर क्यू, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। सिग्मा बटा एप्सिलॉन ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। सर लार्ज कंडक्टर ना, नहीं कंडक्टिंग सीट भी हो सकता है, और कंडक्टिंग सीट तुम्हारा कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये स्फीयर के सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, एट सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, या सरफेस ऑफ, एट सरफेस ऑफ, एट सरफेस ऑफ सिलेंडर, कोई भी शेप का अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, किसी भी शेप का, स्फीयर है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, कुछ भी है, क्यूबॉइड पे भी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग क्यूब, एट सरफेस ऑफ कंडक्टिंग क्यूब, सरफेस ऑफ कंडक्टिंग क्यूब, कंडक्टिंग क्यूब, फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई, तो स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ा के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसको सिग्मा के टर्म्स में चेंज कर, स्फीयर के सरफेस पर क्या चार्ज है, चेंज कर सिग्मा के टर्म्स में, यही आएगा। रीजन बताता हूं, रीजन बताता हूं, और फील आ जाए तो बता देना कि सर एकदम फील आया। मान ले स्फीयर, और स्फीयर के जस्ट सरफेस पर मैं देखना चाह रहा हूं, तो स्फीयर के जस्ट सरफेस पर पहुंचेगा तो क्या तुम्हें वो बहुत लंबा फ्लैट सरफेस दिखाई देगा, बहुत बड़ा? ये अगर अर्थ है, अर्थ के तुम किसी भी सरफेस पर बैठते हो तो तुम्हें अर्थ कैसा दिखाई देता है? फ्लैट क्यों दिखाई देता है? तुम बहुत पास बैठे हो, बहुत बड़ा स्फीयर है। जब छोटा स्फीयर लू तो छोटा स्फीयर पे भी अगर तू यहां बैठा है तो ये रीजन तेरे लिए फ्लैट ही हो गया ना। तो कंडक्टिंग सरफेस के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, या कंडक्टिंग सीट हो, लार्ज कंडक्टिंग सीट हो, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड, इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, या इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। 6 भी वही है, 5 और 6 वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्या होता है? इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर और हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। 4k क्यू ए आर बटा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डाइपोल। 2k लैम्डा बाई आर, लाइन चार्ज, याद कर 2k लैम्डा बाई आर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मजा आया? देखो आंसर यहां लिखा होगा, रिंग ड्यू टू डाइपोल इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्यू टू डाइपोल इन एक्सिस, ड्यू टू थिक कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट। लिखो, देखो डीप लिखा ना इनफाइनाइट सीट, लेकिन सिर्फ इनफाइनाइट ही नहीं होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी। इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, देखो इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग, इन द सेंटर ऑफ रिंग, और इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर। वाह, ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस से सेमी सर्कुलर रिंग और ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, आहा मोक्षी मोक्ष है। सेमी सर्कुलर रिंग पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई आर, याद करो 2k लैम्डा बाई आर। और थिन इनफाइनाइट सीट, थिन इनफाइनाइट सीट या नॉन कंडक्टिंग सीट, अगर तुम्हें सिर्फ सीट बोले ना, 3 सीट बोले ना, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। या नॉन कंडक्टिंग सीट बोले या थिन इनफाइनाइट सीट बोले तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखो, अब स्क्रीन पॉज करो, आराम से करना, बहुत लॉजिकल सवाल है बेटा, बहुत आसान नहीं था ये सोच के लिखना, बहुत लॉजिकल सवाल है, आराम से करना। स्क्रीन पॉज करो और करो, है ना, और हो जाए ना तो बोलना पीएचडी हो गया डाइपोल पे। टू आइडियल डाइपोल ए एंड बी हैविंग देयर डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2, देख लीजिए ये डाइपोल है, ए डाइपोल है, ये देखो इसकी डाइपोल मोमेंट है P1, और P2 माइनस से प्लस की तरफ ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगी P2, ये डाइपोल रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड प्लेन देयर सेंटर एट O, ठीक है, सेमी प्लेन में उसका सेंटर O पे कोइंसाइड कर रहा है, एट पॉइंट C ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल A, डाइपोल A के एक्सिस लाइन पे C पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है नेट इलेक्ट्रिक। देन रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ A एंड B, मतलब P1 एंड P2 का रेशियो क्या होगा? कम ऑन बच्चे, कम ऑन, यू कैन डू इट, वेरी इजी, यू कैन डू इट। तो कर पाएगा,
तो कर पाएगा, आराम से सोच। सुनो ठीक है सर, लेकिन डिस्टेंस तो हमें पता है नहीं कि कितना है। आइडियल डाइपोल है तो स्मॉल डाइपोल हो गया। हाँ, दोनों का सेंटर यहां है, दोनों से डिस्टेंस आर मान लो। अब इस पॉइंट पे ए डाइपोल ये एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k डाइपोल मोमेंट है P1 बाई आर क्यूब होगा। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा, खत्म। और एक डाइपोल नीचे है, उससे ये लाइन सी पॉइंट इक्वेटोरियल है, परपेंडिकुलर, इस डाइपोल से परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब हम जाते हैं इस डाइपोल से, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा E2। हाँ, कितना होगा? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो होगा इक्वेटोरियल लाइन पे Kp बाई आर क्यूब, K2p बाई आर क्यूब। अब tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस Kp2 बाई आर क्यूब। भाई ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा ना, बटा 2Kp1 बाई आर क्यूब। आर क्यू से आर क्यू कटेगा, K से K कटेगा, P2 बाई 2P1 और tan 2P1। tan 37 होता है बेटा 3/4। 3/4 इज इक्वल टू P2 बाई 2P1, 2 से कटेगा तो 2 आ गया। P1 बाई P2 तुमसे पूछे, P1 बाई P2 2/3 सी आंसर आ रहा। मैं एक बार मैच भी कर लेता हूं बेटा, सी आंसर आ रहा। कितने लोगों ने हिंट से पहले किया? मैं जितने लोगों को देख पाऊंगा ना, सबके कमेंट को लाइक करूंगा। वाह यार मजा आ गया पूरे कमेंट देख के। हिंट से पहले कितने लोगों ने कर लिया, मतलब सॉल्यूशन से पहले, मेरे से पहले कितने लोगों ने कर लिया? स्क्रीन पॉज करके मैंने बोला था करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि तुमने ट्राई अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट, 2 चार्ज +-10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 0.5 mm अपार्ट। मतलब ये चार्ज है तुम्हारा -10 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में 5.0 mm डिस्टेंस। एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां से 15 सेंटीमीटर आगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा है, तो एक्सियल लाइन हो गया। तो एक्सियल लाइन में देखो ये डिस्टेंस बता दिया, दोनों डाइपोल के बीच में डिस्टेंस बता दी, तो आसान है। हाँ सर, तो कैसे लिखेंगे? डाइपोल को स्मॉल मान के कि लार्ज मान के? बेटा 5 mm और ये सेंटीमीटर है। mm और सेंटीमीटर के कंपेयर में तुम देखोगे तो डिस्टेंस तो बड़ा हो गया। कैसे? इसको तुम अगर तुम आर को चेंज करोगे mm में, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, 150 mm, और ये है 5 mm, तो 5 के कंपेयर में 150 हो गया। ये कितना गुना ज्यादा हो गया? तो 30 गुना ज्यादा हो गया ना, 30 गुना। तो 30 गुना ज्यादा लार्ज डिस्टेंस हो गया। स्मॉल डाइपोल लेके यहाँ पे सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे 2Kp बाई आर क्यूब, बस बात खत्म। तो डाइपोल मूवमेंट निकाल लो इसका और फील्ड सॉल्व करो, आंसर ए के आसपास आना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। वन चार्ज पे ड्यू टू, मतलब एक चार्ज पर जब फोर्स पूछे ना तो मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन एक चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ट्रू आना चाहिए, ट्रू है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ये खुद कर लो। ठीक है। डाइपोल कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज स्टेबल एंड अदर इज अनस्टेबल। वन अदर इज अनस्टेबल, यहां तक है। एक मिनट, दो सवाल को मर्ज कर दिया। एंड अदर इज अनस्टेबल, ये है सवाल। इतना कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, मैं सही कर भी रहा हूं। अदर इज अनस्टेबल, बताओ तो सही है क्या? हाँ, जब डाइपोल को आप डालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क लगता है बेटा P क्रॉस E, जहां पे टॉर्क की डायरेक्शन डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होता है। टॉर्क की वैल्यू होता है PE sin थीटा। थीटा 0 होगा तो भी टॉर्क 0, थीटा 180 होगा तो भी टॉर्क 0, थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम। उसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होता है -PE cos थीटा। क्लियर है क्या? यस सर, मजा आ गया लोग। अब बता, डाइपोल कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन। यस, वन इज स्टेबल एंड अदर इज अनस्टेबल। ट्रू फॉल्स? ट्रू एकदम, ट्रू एकदम। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी सर्कल। पार्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी सर्कल। फॉल्स। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी सर्कल नहीं हो सकता। देखो, ट्रू एंड फॉल्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता तो भी सर्कल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है ना किसी एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, पैराबोलिक होता है, स्ट्रेट होता है। पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक और स्ट्रेट। लेकिन सर्कल कभी नहीं हो सकता, सर्कल कभी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन इज परपेंडिकुलर। सोच मुन्ना, सोच, सवाल बढ़िया है, सोच क्या करेगा, सोच ध्यान से सोच। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन इज परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक
field due to dipoles, electric field due to dipole on axial and perpendicular is perpendicular, on axis and equatorial is perpendicular है नहीं, false है। तो क्या कह रहे हैं नहीं समझ में, लैंग्वेज बेटा। ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल, तो एक्सियल पे डाइपोल के लॉन्ग एंड इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे डाइपोल के अपोजिट। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर थोड़ी नहीं होते, एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, अगर एंटी पैरेलल होता तो सही होता, एंटी पैरेलल ट्रू हो जाएगा, एंटी पैरेलल ट्रू हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऑलवेज अलोंग द पाथ टेकन और ट्रेवल्ड बाय द चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, नहीं कभी कभी तो होता है सर, किताब में भी लिखा हुआ है, हाँ एक केस में हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। ये फॉल्स होगा, 200% फॉल्स होगा। मैं बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अलोंग द पाथ टेकन और ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं भाई, पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अलोंग द पाथ टेकन बाय और पाथ टेकन और ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल, जिधर चार्ज पार्टिकल जाता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये देख, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और तूने, और सबसे पहली बात है चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव चार्ज के लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होगा, और मान ले पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस लाइन में जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज उधर फेंक दिया तो इधर जाएगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना है। तो 200% फॉल्स होगा भाई, 200% फॉल्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन, ये सही है। रेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है, अगर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तभी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ ही फील्ड हो गया। अगर कोई यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट में रखते हैं और उस पर जिधर फोर्स लगता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर तुम रेस्ट में रख के छोड़ दोगे तो वो जो पाथ ट्रेवल करेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो, जरूरी नहीं। जैसे मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सर, सर्कल नहीं होता, मैं कहां बना रहा हूं, मैं तो रेनबो बना रहा हूं, क्लोज सर्कल तो बना ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते। यहां पे एक चार्ज को रख के छोड़ दिया, ये जो पाथ ट्रेवल करेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं, क्योंकि जैसे तूने रेस्ट में रखा तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगेगा, तो वेलोसिटी इधर गेन हो जाएगी, तो इधर भागेगा कहीं। अब जब यहां भाग के आया तो फोर्स इधर लग रहा है तो इधर जाएगा, तो कुछ इस तरह का पाथ होगा इसका। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m मूव्स इन द सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड एन इंफिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज, ये लॉन्ग लाइन चार्ज है, और इससे जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक निगेटिव चार्ज है -q, मास m है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए इस पर जो फोर्स चाहिए वो चाहिए mv²r, और वो देगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q, चार्ज कितना, q इंटू ई। तो क्या पूछे, टाइम पीरियड पूछे, तो mv² को हम m⍵² भी लिख सकते हैं, हाँ सर, तो इसको बराबर कर दो, तो ω² आ जाएगा तुम्हारा QE/m इंटू r। तो ओमेगा को लिख सकते हम 2π/t, ये ओमेगा को लेकर चल लिखोगे तो रूट हो जाएगा 2π/t, तो t बराबर 2π√m/r/q, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे 2k λ/r, 2k λ/r। आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है, m⍵²r सही है। टाइम पीरियड पूछा है ना, टाइम पीरियड तो यही आएगा बेटा, तो r ऊपर चला जाएगा तो t इज इक्वल टू आएगा, t इज इक्वल टू 2π रूट, ये रूट है, रूट mr², यार और r² 2q k λ। आंसर डी है, डी मैच कर रहा है क्या, हाँ 2πr, तो r² रूट से बाहर चला जाएगा तो रूट नेम बटा 2kq λ, ठीक है, 4 है 2kq λ, सही है, मैच कर गया एकदम। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके पॉसिबल ग्राफ, मैट्रिक्स मैच है, आराम से ध्यान से सोच के बनाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा कहां पे बनता है। तो ये बनता है बेटा पॉइंट चार्ज हो गया, या आप तुम्हारा लाइन चार्ज है, सर पॉइंट चार्ज लाइन चार्ज में थोड़ा फर्क होता है, हाँ, लेकिन ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही बनेगा। अगर पॉइंट चार्ज का ये है तो लाइन चार्ज का थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r होता है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² होता है। स्क्रीन पॉज करके मिलाइए, आराम से मिलाइए, स्क्रीन पॉज करके मैट्रिक्स मैच खेलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हो जाएगा
और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट, तो थिन शीट से सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सी मैच करेगा। तो क्या करोगे, एक का बी और 2 का ए, एक का बी 2 का ए, एक का बी, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा ये है, एक का बी 2 का ए 4 का डी सी, पहला आंसर आ रहा है, देखो मान लिखा पहला आंसर मिटाया नहीं मैंने। गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं फॉल्स है ये स्टेटमेंट है, क्या है ये, फॉल्स है। गॉस लॉ इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर ये पूछता कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, बोलते यस यस यस, गॉस लॉ इज 100% ऑलवेज एप्लीकेबल, गॉस लॉ इज 100% ऑलवेज एप्लीकेबल, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नो नो, Gauss law is always valid, always valid. Gauss law is always valid. Yes, Gauss law is always valid. Law is always valid. अगर वैलिडिटी की बात होगी, yes, Gauss law is always valid. Next देखिए, surface charge density of the sphere is sigma. Then electric field at the surface sigma upon epsilon naught. Yes, surface charge density of the sphere is sigma. Then electric field is sigma upon epsilon naught. यहाँ पे ये तुम्हारा ग्राफ बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, ऐसा एक ग्राफ है, ये B है, ये C है, ये D है। तो ये ग्राफ कर्व ABCD किसके लिए होगा बताओ, तो ए वाला तो तुम्हारा हो गया सीट के लिए, ए वाला सीट के लिए, बी वाला लाइन के लिए, सी वाला पॉइंट चार्ज के लिए और डी वाला डाइपोल के लिए। क्यों भाई, क्योंकि डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, और मैंने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में नीचे जितना पावर पड़ेगा ग्राफ नीचे चला जाएगा, ग्राफ नीचे चला जाएगा। बोलो हाँ कि ना, इसका आंसर नहीं दिया क्या रे, आंसर नहीं दिया क्या रे, अरे दे रे आंसर बता दे रे। ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड बी रॉड, हाँ बी देखो लाइन चार्ज रॉड, ए सीट, बी रॉड, पॉइंट चार्ज और डी डाइपोल है क्या, यस। नेक्स्ट देखिए, अ पॉजिटिव चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R, सर्कुलर रिंग और रेडियस R है, इस पर Q चार्ज रख दिया। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, देन अगर Q 0 से बड़ा है एंड डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर, Q 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है और 0 से छोटा तो नेगेटिव होता, अगर पॉजिटिव है, और इसको यहां पे थोड़ा सा मतलब Q को सेंटर पर रखोगे तो नेट फोर्स 0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस टोटल Q जो रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सेंटर पर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन थोड़ा भी आगे ले आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, दूर भगा देगा। तो डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर देन प्लेन ऑफ द रिंग इट विल पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर, ना टुवर्ड्स द सेंटर नहीं, वो तो भाग जाएगा, प्लस प्लस चार्ज। Q is less than 0 and displaced away from the center, the plane of the ring, it will never return back. अगर ये निगेटिव है तो रिटर्न बैक जाएगा यार, and continue moving in this ring, continue moving till it hit the ring, never return back. Q is less than 0 and displaced away from the center, ने? If Q is less than 0, it will perform SHM. हाँ, अगर निगेटिव है, perform SHM, बिल्कुल नेगेटिव है फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करेगा, अगर मान लो निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा और फिर सेंटर की तरफ भागेगा और ये ऑसिलेट करना पड़ेगा। कैपिटल Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विद इन द प्लेन ऑफ द रिंग। हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है अगर Q पॉजिटिव है या निगेटिव है, कुछ भी है तो, क्योंकि ये जनरल बोल दिया, कैपिटल Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्मॉल Q चार्ज है, small Q charge at the center of ring, small Q charge है सेंटर पे, कैपिटल Q सरफेस पे, small Q charge at the center of the ring is in unstable equilibrium within the plane of the ring। हाँ, within the plane of the ring का मतलब है कि प्लस Q चार्ज को 0 से बड़ा है तो प्लस हो गया, प्लस Q चार्ज को यहां रखूंगा, ये सेंटर पे तो फोर्स 0 लगेगा, इसके वजह से अगर मैं प्लस Q चार्ज को यहां रखूंगा तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही तो हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो तुम्हारा आंसर कौन सा जा रहा है, ये और ये, सी और डी, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। ए गलत दिया हुआ है, हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक एक आध जगह पे, डी सही है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कोएक्सियल शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल whose center are distance apart varies as force of interaction between two coaxial short electric dipole। देखो पॉइंट और पॉइंट हो, पॉइंट एंड पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट एंड पॉइंट चार्ज हो, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज हो तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, डाइपोल एंड डाइपोल हो तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4 होगा। तो क्या ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, देयर वेयर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन दिस यूनिवर्स। अगर
दुनिया में एक ही तरह का चार्ज एग्जिस्ट करता, निगेटिव होता ही नहीं। तो इस चार्ज स्टेटमेंट में कौन सा सही है? तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी सरफेस। नहीं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds तुम्हारा फ्लक्स बताता है और कह रहा है कि 0 नहीं होगा अगर एक तरह का चार्ज है। तो ये तो बता, चार्ज अगर एक ही तरह का है तो अंदर है बाहर है, इन चीजों पे तो डिपेंड करेगा ना कि फ्लक्स 0 होगा कि नहीं। ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds 0 इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। हाँ, एक ही तरह का चार्ज है मान लीजिए आपके पास, लेकिन चार्ज बाहर रखा है, तो इससे जो नेट फ्लक्स पास करेगा वो 0 करेगा। ई डॉट ds कुड नॉट बी डिफाइंड। नहीं, डिफाइंड होगा भाई। ये फ्लक्स ऐसा थोड़ी ना बोला कि चार्ज दो टाइप के होते तभी ये डिफाइंड होगा। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इज q एप्सिलॉन द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q वेयर इनसाइड द सरफेस। हाँ सही है, डी सही है भाई। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लिख दिया कि अगर दुनिया में एक ही तरह का चार्ज होगा तो गॉस लॉ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पढ़ के देखो कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गॉस लॉ तो फ्लक्स बताता है, और फ्लक्स में q इन बाय एप्सिलॉन और जैसा चार्ज होगा वो हम लेंगे, प्लस हो या माइनस हो। दुनिया में एक ही तरह का चार्ज हो तो भी सही है, उसमें क्या है, फ्लक्स बताता है वो। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा सही होगा बी और डी। सी आंसर आना चाहिए, बी और डी। सी आंसर है बी और डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, 4 charges are arranged in the corners of a square ABCD as shown in the figure. The net force on the charge kept at the O is। देखो अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे, अगर मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस की उसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, नेट फोर्स इसका 0। -2 की अट्रैक्ट करेगा और ये इधर रिपेल करेगा। तो तुम्हारा OD के अलोंग होना चाहिए, अलोंग OD, अलोंग द डायगोनल AC BD, अलोंग द डायगोनल BD ये आएगा। परपेंडिकुलर द साइड AB नहीं यार, सी आंसर सही है। In the figure, electric field lines in which electric dipole P is placed and Sony figure. Which of the following statement is correct? देख बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लाएगा QE और निगेटिव चार्ज पे पीछे फोर्स लाएगा QE। ये फोर्स तुम्हारा ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा पीछे लगेगा, आगे कम लगेगा। तो ये डाइपोल जो है पीछे की तरफ भागेगा। द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। नहीं, डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द राइट। नहीं, डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। मेरे हिसाब से सी आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो पीछे लगेगा, है कि नहीं बोलो? हाँ, निगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और ये जो फोर्स है ज्यादा होगा इस फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा है। अ डाइपोल प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड शोन इन अ फिगर, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। सही बात है, देखो वही तो हो गया। प्लस क्यू यहाँ पे है, माइनस क्यू डाइपोल उल्टा डाला है, तो माइनस क्यू की वजह से इस पर आगे फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू की वजह से इस पे पीछे फोर्स लगेगा F1, और प्लस क्यू की वजह से आगे F2 लगेगा। ज्यादा कौन होगा? F2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, आगे कम है, रेडियली आउटवर्ड है, यहाँ पे फील्ड पास है, तो यहाँ पे फील्ड ज्यादा है और प्लस पे इसके डायरेक्शन में F2 ज्यादा होगा, F1 कम होगा, तो राइट की तरफ जाएगा टुवर्ड्स राइट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेस। नहीं, जो अपने आप काम होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी घटता है, टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं, टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं, टुवर्ड्स राइट एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। मेरे हिसाब से डी आएगा। जो काम अपने आप होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है? घटता है। पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, एज परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equal to 0 over a surface, then electric field inside the surface is necessary uniform। नहीं, ये कह रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds 0 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि Q in 0 होगा, इनक्लोज चार्ज 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसा भी हो, इसके वजह से ये 0 हो जाए जरूरी थोड़ी ना है। चार्ज इनक्लोज तो पक्का 0 होगा, जो फ्लक्स बताता है। The number of flux line entering in the surface must be equal to the number of field lines exit। हाँ, तो टोटल फ्लक्स 0 है, ये सही हो जाएगा। The magnitude of electric field on the surface is constant। अरे भाई, charge must necessarily be inside the surface, all the charges must be necessarily inside the surface। अरे भाई, मैं कह रहा हूं टोटल चार्ज 0 होना चाहिए इनसाइड, कह रहा जो भी चार्ज है वो सारे अंदर होंगे। अरे नहीं, बी आंसर सही, बी बताए। According to Gauss law of electrostatic, electric flux through the closed surface depends on area of the surface। नहीं, quantity of charge enclosed by the surface, yes, a shape of the surface, no, volume enclosed by the surface, no। जो तुम्हारा फ्लक्स है E dot ds फ्लक्स को डिफाइन करता है, और ये जो फ्लक्स है Q in by epsilon naught, ये किन बातों पे डिपेंड करता है? कितना चार्ज अंदर है, टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है, इन बातों पे डिपेंड करता है। ये शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। अभी तो तगड़ा सवाल कराऊंगा, देखांगे। शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज के अंदर लोकेशन कहां पे, उस पे बात पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। द
Ratio of electric field due to conducting and non-conducting sheet having equal charge density is 2:1. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट, एंड नॉन कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट। हैविंग इक्वल चार्ज डेंसिटी, दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कंडक्टिंग फिर नॉन कंडक्टिंग, ये इससे कटेगा 2:1। ट्रू आ गया क्या? यस सर। नेक्स्ट देखो, टू पैरेलल मेटल प्लेट हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, टू पैरेलल मेटल प्लेट हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू faces each other at a certain distance between them. If the plate are now dipped in kerosene oil tank, then the electric field between the plate, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा यहाँ पे वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे तो एयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे k गुना कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी क्या होगा? डिक्रीज होगा 100%। नेक्स्ट, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर हैज अ चार्ज 3q। सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, सॉलिड ही क्यों ना हो, मेटालिक है, इसीलिए इसका जो भी चार्ज होगा 3q सरफेस पर रहेगा क्योंकि मेटालिक है। एंड कंसेंट्रिक विद द स्फीयर इज अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हैविंग चार्ज -q। सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, चार्ज 3q, कंसेंट्रिक विद दिस स्फीयर इज अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हैविंग चार्ज -q, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हैविंग चार्ज -q। The radius of the sphere A is A and that of the spherical cell is B. Spherical cell का मतलब ये B हो गया और ये तुम्हारा A हो गया। B is greater than A, देखो B is greater than A, यही लैंग्वेज कह रहे हैं। What is the electric field at the distance R where R is A से बड़ा लेकिन B से छोटा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। कर भाई, मजा आ जाएगा कर। तो देख यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस हॉलो स्फीयर के अंदर पॉइंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो आएगा k टोटल चार्ज 3q बटा कैपिटल R स्क्वायर। बस इस चार्ज को सेंटर पर मान के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। अगर तुम स्फीयर के बाहर जा रहे हो तो सारे चार्ज को सेंटर पे मानोगे, चार्ज कहीं भी रखा है स्फीयर के सारे चार्ज को सेंटर मानोगे। यहाँ पूरे डिस्ट्रीब्यूट होता तो भी सेंटर मानते, सरफेस पे तो भी सेंटर मानोगे, और r डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। तो k 1/4 3q बाई R स्क्वायर, मेरे हिसाब से सी आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, ये बढ़िया सवाल, फ्लक्स का बहुत सुंदर एंड जोरदार सवाल है। स्क्रीन पॉज करके खुद करिए। Electric charge is uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 mm. Long wire of radius 1 mm, ये वायर है जिसका रेडियस 1 mm है, बहुत 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 पतली वायर है, 1 mm रेडियस। तो चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज q, मतलब चार्ज पर सेंटीमीटर इज q पर सेंटीमीटर, q कूलम पर सेंटीमीटर। अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर रेडियस बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल हो गया, एंड लेंथ 1 मीटर इसका लेंथ है। इनक्लोज द वायर एज शोन इन द फिगर, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर विल बी बताओ। तो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा उसी की वजह से फ्लक्स पास करेगा। ये गॉसियन सरफेस हो गया, इसके वजह से जो फ्लक्स पास करेगा q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो रहने दे, कितने मीटर का? 1 मीटर का। और ये रेडियस जो दोनों का दिया है ना, फालतू का इंफॉर्मेशन। 1 सेंटीमीटर पे कितने चार्ज है? 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है? q। तो 1 मीटर का वायर है तो इसमें कितना लेंथ इंक्लूड हो गया? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज होगा? 100 q बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर है। कोई रॉकेट साइंस एग्जाम में नहीं आता है, ऐसे ही सवाल का लैंग्वेज चेंज करके रिप्रेजेंट करेगा, बस बी आ रहा है आंसर। इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, देन तो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है विद द वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही कह रहा है कि स्पीड घटेगा। इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्पीड घटेगा। पार्ट ऑफ द सर्कल नहीं, अगर डायरेक्शन में गया तो पाथ तो स्ट्रेट होगा। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय d मीटर इज Fe when the charge given to the identical sphere of radius 0.3 d whose center and d meter apart, then force of attraction between them is एक प्लस एक माइनस है तो इंडक्शन की वजह से इनर एज में आएगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ग्रेटर आना चाहिए, ग्रेटर देन Fe, ए आंसर आएगा। अब अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करो, एक एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में। इस सवाल जो स्लाइड नंबर 60 पे है
स्लाइड 60 पे जो सवाल है उसका एक्सप्लेनेशन कमेंट में बताइए। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट पढ़ लेगा, इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट में बताना, क्यों, रीजन क्या है, क्लियर। सोचो, वैल्यू दिया है सबका, दोनों चार्ज पहले डी पे था और दोनों चार्ज को 0.3 डी मतलब डी से कम एक कंडक्टिंग स्फीयर पे रख दिया है। तो सोचो, 2 चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस 6 कूलम, सॉरी प्लस 2 कूलम एंड 6 कूलम रिपेल्ड बाई विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। F इज इक्वल टू मान लो डी पे रखा है तो K2 मल्टीप्लाई 6 बटा डी स्क्वायर, तो 12 के डी स्क्वायर। इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम देन वैल्यू ऑफ द न्यू फोर्स विल बी। इस चार्ज को अगर -2 कूलम चार्ज तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चार्ज की वैल्यू जीरो हो गई, न्यूट्रल हो गई तो फोर्स जीरो लगेगा। चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, it will travel, a charge particle is free to move in electric field, it will travel always along the line of force, along the line of force when its initial velocity of 0, always along the line of force, along the line of force if it is some initial velocity in the direction of the acute angle with the line of force। line of force को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही चीज है। चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल ट्रेवल, बताओ क्या होगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि चार्ज कौन सा वो नहीं पता। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लाइन ऑफ फोर्स के लॉन्ग जाएगा, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो हमें नहीं पता। बी दिया है इफ इनिशियल वेलोसिटी 0, रॉन्ग है। along the line of force, along the line of force, सर लाइन ऑफ फोर्स जिधर फोर्स लगा उधर ही तो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही चीज होता है। हाँ, तो चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो है कैसे, इस बात पे भी तो डिपेंड करता है, इस बात पे भी तो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज कंडक्टर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, जीरो नहीं, जस्ट आउटसाइड पूछा है तो जीरो नहीं होगा। पैरेलल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड जीरो इनसाइड द कंडक्टर, ये सही है। नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड जीरो इनसाइड द कंडक्टर है। पैरेलल टू द पैरेलल टू द सरफेस नहीं, पैरेलल टू द सरफेस नहीं, पैरेलल लिखा है। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब सरफेस के तो परपेंडिकुलर होगा ना, इसका डी आंसर आएगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, C1 एंड C2 आर द हॉलो कंसेंट्रिक क्यूब। C1 एंड C2 दो हॉलो कंसेंट्रिक क्यूब है। ये होगा अंदर वाला C1 बाहर वाला C2, अंदर वाला C1 बाहर वाला C2। तो एक हॉलो क्यूब है C1, ये है C2। यहां चार्ज है तुम्हारा 2Q, यहां चार्ज है 3Q। क्या पूछा है? देन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, पता है जेईई मेन 2024 है। सवाल को पढ़ो, सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करके देखते हैं क्या कर पाते हो। सर C1 एंड C2 टू हॉलो कंसेंट्रिक चार्ज 2Q एंड 3Q रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, देन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू C1 एंड C2 विल बी। तो फ्लक्स C1 से जो पास करेगा वो C1 में चार्ज कितना रखा है 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और C2 के अंदर तो ये Q2Q भी आ जाएगा तो 5Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे हिसाब से 2/5 आंसर आएगा सी। अगर तुमने कर लिया तो बोलो जेई 4 दिया, यस सीजन सर जेई 4 दिया भाई। नेक्स्ट जेई में 2024 इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया, इतना भाई इजी आएगा सवाल, नीट में टफ नहीं आएगा। अगर इतना कर लिया इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता है, बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दूंगा। बता क्या है सर, ये तो क्लास में कराया था आपने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है वाईजेड प्लेन में, तो इसका एरिया अगर वाईजेड प्लेन है तो एरिया एक्स एक्सिस में होगा, तो एरिया होगा 30i कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो 6 और 30 36 18 180, सी इज आंसर। बता जेई को रगड़ दिया कि नहीं, बोल सी इज आंसर। देख यहां पे आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस एंड लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यस, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ चार्ज, flux depends upon location of charge. Yes, flux depends on location of charge, location of charge, flux depends upon location of charge. True, true, flux depends upon location of charge, but flux does not depends upon location of charge inside the sphere. Field है, तो field है, बोलो field है। टू चार्ज, भाई साहब मजा आ गया। Two charge 5Q and -2Q are situated at the point 3a,0, 3a,0 मान लीजिए 0,0 है, ओरिजिन है, तो 3a डिस्टेंस पर यहां पे एक चार्ज है तुम्हारा 5Q। देखना कर
5q and -2q is situated at this point and this point, -5a, तो 0 से 5a पीछे ये आएगा -5a, 0, यहां पर चार्ज है तेरा -2q। बढ़िया। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्फीयर ऑफ रेडियस 4a हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। या फ्लक्स पे पीएचडी था कि नहीं था? फ्लक्स पे पीएचडी किया था कि नहीं किया था, ये बता। क्या तूने फ्लक्स पे पीएचडी किया था? सब खूब सवाल किए थे फ्लक्स पे, किया था ना? अब स्क्रीन पॉज करके इसको करके देखा, एकदम अलग फील, नया सवाल, सिर्फ फ्लक्स नहीं, कोऑर्डिनेट का भी फील। स्क्रीन पॉज करके कर, स्क्रीन पॉज करके कर, स्क्रीन पॉज करके कर बेटा। अब देख, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस 4a हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर है, इसका रेडियस 4a, मतलब 4a इधर और 4a इधर, तो ये तुम्हारा स्फीयर होगा। ओरिजिन से 4a और 4a रेडियस है इसका, तो ये चार्ज बाहर चला गया, एक ही चार्ज ये अंदर आएगा 5q, तो 5q बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा डी। डी आंसर है। बता मजा आया कि नहीं? इन मेटालिक कंडक्टिंग, इन मेटल कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, इन मेटालिक कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तूने लगा दिया बैटरी लगा के, तो जो चार्ज है वो कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है कर्व्ड पाथ पे, स्ट्रेट लाइन नहीं चलता, एक्चुअल पाथ उसका कर्व्ड होता है। मूव्स इन स्ट्रेट लाइन नहीं, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, ड्रिफ्ट फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब लोअर टू हायर जाता है। मूव इन द कर्व्ड पाथ, देखो कर्व्ड पाथ फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, मेरे हिसाब से डी आएगा, तुम देख लो क्या होगा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड रीजन, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट इतना p है, कूलम सेंटीमीटर, कूलम मीटर इज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस विल बी 0। अगर डाइपोल को रख दिया तो डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता तो फ्लक्स 0, ये सही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इन द लाइट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट, ए एंड बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मेरे हिसाब से डी आएगा आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये देखिए बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका दिया हुआ है प्लस सिग्मा और इसका भी दिया हुआ है प्लस सिग्मा, पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए कहां पे कितनी होगी, मजेदार सवाल। इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट थिन प्लेट शीट, सो नियर फिगर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डिफरेंट रीजन 1, 2 एंड 3। ये होमवर्क है, सही आंसर आप कमेंट करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, ये इस सीट का, मान लो इसको मैं मानता हूं ए सीट है, ये ए सीट है, ये बी सीट है, तो इस रीजन में बी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ए का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। क्लियर है? आगे की तरफ होगा। अगर मैं इस ए का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखूं तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस रीजन में होगा और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इधर होगा। तो मुझे बताओ, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो सही करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे? स्लाइड 70 पे जो आंसर है उसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। कुछ तो तू भी कर। As shown in the figure, a point charge q placed at the center of the conducting spherical cell of inner radius and outer radius in b. The q charge is placed at the center. q charge यहां पे रखा है, इसका मान लो इनर रेडियस है a और आउटर रेडियस है b और ये तुम्हारा फील्डेड है। The electric field due to line charge q in the 3 different region. तो जहां पे मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये क्यू है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, यहाँ पे भी होंगे, लेकिन बीच में 0 होगा। तो सेकंड रीजन में 0 होगा, बाकी दोनों जगह पे होगा। मेरे हिसाब से सी आंसर आना चाहिए। देख तो सी आंसर है। नेक्स्ट भाई, फ्लक्स का एक जोरदार सवाल, वो क्यूब वाले इतने सब क्वेश्चंस करते हो ना, सबका सम अप एक जगह पे। ये क्यूब है, क्यूब में चार्ज कहां कहां रखा है उस पर अलग अलग सिचुएशन ड्राइव किया है और ये आपको मैट्रिक्स मैच करना है। कंसेप्ट, सिलेबस, फॉर्मूले वही है, सवाल पूछने का तरीका ही तो बदलेगा भाई मेरे। करो इसको, स्क्रीन पॉज करके। फ्लक्स थ्रू द सिंगल सरफेस ऑफ द क्यूब इफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। फ्लक्स थ्रू द सिंगल सरफेस ऑफ क्यूब, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल सरफेस ऑफ क्यूब इफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। मतलब चार्ज को क्यूब के सेंटर पे रखा है तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? तो टोटल से ज्यादा क्यू बाई एप्सिलॉन, तो एक से जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। तो मेरे हिसाब से यही सही है। फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ अ चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ क्यू इज प्लेस्ड एट द, सारे लैंग्वेज देख रहे हो, घुमा घुमा के पटक रहा है। फ्लक्स थ्रू सिंगल सरफेस ऑफ क्यूब, सिंगल सरफेस ऑफ क्यूब
इफ क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अब बोला फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब से फ्लक्स बताइए। इफ क्यू इज प्लेस्ड ऑफ द प्लेस्ड एट होना चाहिए, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ वन फेस, सेंटर ऑफ वन फेस, एक फेस के सेंटर पे, तो दो मिलके कवर कर लेंगे, तो ये बनेगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ क्यू इज प्लेस्ड, फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन एज ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ वन एज। कॉर्नर, एज मतलब कॉर्नर, उसके सेंटर पे यहां रखा है, तो ये एक दो इधर तीन चार आएगा, ये जाएगा। फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द क्यूब, फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ अ क्यूब मतलब एक फेज, that are not in contact with a cube which is placed at one vertex of the cube। भाई मेरे मार ही डालेगा, एक ही बचा है, ये आंसर होना चाहिए, मिला ले एक बार। आंसर नहीं दिया, ए दिया है, पहले का पहला दूसरे का चौथा, पहले का पहला दूसरे का चौथा, पहले का पहला दूसरे का चौथा, मिल गया ना भाई, बाकी भी मिल जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट बोथ हैव चार्ज क्यू जस्ट आउटसाइड द प्लेट। एक कंडक्टिंग है दूसरा नॉन कंडक्टिंग है और चार्ज क्यू दिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1:1 होगा। हमको समझ में नहीं आया, समझा देता हूं, ज्यादा तुम पे छोड़ूंगा ना, भरोसा नहीं है तुम पे मुझे। बाकी मेरे समझाने से पहले कितने लोग समझ गए कमेंट करके जरूर बताना। स्लाइड नंबर 74 पे बढ़िया सवाल है, 74 पे बढ़िया सवाल है। तो क्या सवाल है, क्या सवाल है? एक कंडक्टिंग सीट है मान ले, उस पर चार्ज तेरा क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता। तो चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और जो कंडक्टिंग है तो ये चार्ज सरफेस पर होगा, सिग्मा आएगा तुम्हारा इस सरफेस पर चार्ज, इस सरफेस पर चार्ज, तो Q/2 है, तो सिग्मा को लिख सकता है Q/2 है। चलो नोट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो चार्ज इसके क्रॉस सेक्शन में होगा, तो सिग्मा बराबर होगा Q/A, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा होगा Q/A, तो Q/A 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम आ गया। C is your correct answer. Next, consider the uniformly charged sphere of radius r carrying charge q and a small q placed at a distance r from the center of the cell. If charge small q experience the force F, then identify the correct statement of the following. भाई साहब, सवाल मैंने तुम्हें पहले कराया है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सवाल करके देख, मजा आ जाएगा। स्क्रीन पॉज करके कर। Consider the uniformly charged spherical cell. Uniformly charged spherical cell मतलब hollow sphere है, of radius r कैरिंग अ चार्ज क्यू, ये है चार्ज क्यू कर रहा है, एंड स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है, और यहां से स्मॉल आर पे एक चार्ज क्यू रखा है, स्मॉल आर पे चार्ज क्यू रखा है, आर फ्रॉम द सेल, सेंटर ऑफ द सेल से स्मॉल आर पे रखा है। इफ चार्ज क्यू इज एक्सपीरियंस द फोर्स एफ, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फोर्स एफ। देखो एफ 0 होगा अगर तुम्हारा स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सेल के अंदर, लेकिन अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो ये होगा, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो फोर्स 0 होगा। फॉर ऑल आर नहीं, ऑल आर नहीं, ऑल आर पे नहीं, अगर आर छोटा है तो फोर्स 0 होगा। मेरे हिसाब से बी आंसर आएगा। सवाल को 2 बार अटेम्प्ट करना है, ये बढ़िया सवाल है। 4 point charge Q1, Q2, Q3, Q4 are the place and shown in a figure. Flux over the Gaussian surface depends on only Q1 and Q2. जो चार्ज इनक्लोज्ड है फ्लक्स उसी पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन Q1, Q2 and hence flux also depends on Q1, Q2। नहीं, ये गलत है और ये सही है। A is true but R is false। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है। फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है, अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है। कितने सवाल रह गए यार? 8-10 सवाल है, ज्यादा नहीं है। कंसिडर द 2 आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2d अपार्ट। टू कंसिडर 2 आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2d अपार्ट, मतलब ये आइडेंटिकल चार्ज है, 2d डिस्टेंस अपार्ट है। माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्ज, सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया। Which of the following is not incorrect? है not incorrect statement, मतलब करेक्ट पूछा। द माइनस क्यू चार्ज इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, नहीं इक्विलिब्रियम में, आइडेंटिकल चार्ज के बीच में रखोगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। नॉट इनकरेक्ट मतलब गलत नहीं है, तो सही पूछा है। सही कौन सा है? तो क्यू चार्ज इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, नहीं इक्विलिब्रियम में, वो सही। माइनस क्यू चार्ज ऑसिलेट इफ इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। माइनस क्यू को एक्स एक्सिस में इधर लाके छोड़ोगे तो ये इधर ज्यादा फोर्स लाके अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस कम और अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी गलत है। माइनस क्यू चार्ज भी ऑसिलेट इन अ डिस्प्लेस वाई डायरेक्शन। ना वाई में अगर तुम माइनस क्यू को यहाँ रखोगे, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, नेट ऑसिलेट करेगा। माइनस क्यू चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं बी सही है। माइनस क्यू चार्ज ऑसिलेट इफ इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ना 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 ना,
नहीं 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 नहीं, एकदम गलत बात है। क्या सही होगा? थर्ड, माइनस क्यू चार्ज विल ऑसिलेट इफ इट डिस्प्लेस अलोंग वाई एक्सिस। कंसीडर टू आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 2d अपार्ट। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज लिख दो तब सही होगा। सॉरी बेटा, पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। टू आइडेंटिकल चार्ज में दो निगेटिव भी तो हो सकते हैं। अगर मान लीजिए माइनस और ये माइनस है और यहां पे एक माइनस क्यू रखोगे तो क्या होगा कि इसको तुम अगर यहां ले जाके छोड़ते हो तो ये इसको ज्यादा फोर्स से रिपेल कर देगा, सेम नेचर का चार्ज है, तो ये तुम्हारा बी सही हो जाता। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तब सी सही होगा। सोचो, थोड़ा रुक के समझो। अगर दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, बीच में माइनस क्यू रखते हो, ऊपर ले जाके माइनस क्यू को रिलीज करोगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ। क्लियर है क्या? तो सी इज योर करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर मस्ट बी जीरो। रॉन्ग है, रॉन्ग है, फॉल्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अगर सिंपल स्टेटमेंट लिखा है तो भाई बैटरी तो जोड़ दो, ये कंडक्टर है मान लो, और तुमने इस कंडक्टर में बैटरी जोड़ दिया तो बताओ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है। An electric dipole is placed at the center of hollow sphere. The flux, ये तो करा दिया यार। चलो ये कर लेना तुम, इसका आंसर भी नहीं दिया है, चलो मैं करा देता हूं। In electric, an electric dipole placed in the center of hollow sphere. The flux of electric field through the sphere is zero, but the electric field is not zero anywhere in the sphere. In the sphere मतलब स्फीयर के अंदर, मतलब स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होता है? प्लस क्यू और माइनस क्यू ये तेरा मिलके डाइपोल बनता है, और इस डाइपोल से बाहर, मतलब स्फीयर को अगर ऐसे बनाते हो ताकि डाइपोल अंदर में आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। हाँ, क्योंकि नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन याद रखना कि डाइपोल प्लस और माइनस चार्ज की वजह से कहीं भी फाइनाइट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। सेंटर पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे माइनस पॉजिटिव से दूर माइनस क्यू की तरफ जीरो नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट सही है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर एंड क्यू विद द टोटल चार्ज ऑन इट, दूसरा स्टेटमेंट अलग ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द रेडियस where r is less than capital R is zero, but the electric flux through this closed surface of the radius is not zero. If r is the radius of solid metallic sphere, solid metallic sphere है, मतलब solid है ये लेकिन metallic है, q is placed on it, plus q यहाँ होगा। Electric field at any point on the spherical surface, any point on the spherical surface of radius r, मतलब एक spherical surface बनाया है जिसका रेडियस स्मॉल आर है जो कैपिटल आर से छोटा है, वो जीरो होगा, जीरो होगा। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस आर इज नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा इस स्मॉल आर से। क्यों स्मॉल आर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा? क्योंकि ये तो चार्ज इनक्लोज किया ही नहीं, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसियन सरफेस मस्ट बी कितना टू अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड? 0, 90 और 180 होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो किसी भी एंगल पे वैलिड होता है, वैसे तो किसी भी एंगल पे वैलिड होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनटू गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू गॉसियन सरफेस प्रोवाइड a negative flux, सही है। A charge q is placed at the center of cube, the flux through the all surface will be same, हाँ सही है। सेंटर ऑफ क्यूब पे रखते हैं तो सारे फेसेस से सेम फ्लक्स आता है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस containing no net charge is zero. In uniform electric field, net flux through closed Gaussian surface containing no net charge is zero. ये भी सही है। When electric field is parallel to the Gaussian surface, is provide a finite non-zero flux. ये गलत है, गलत ही पूछा होगा मेरे सामने से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत पूछा है, चौथा आ जाएगा। सी आंसर आ रहा है क्या? एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड वर्क डन टू रोटेट इट टू एंगल 180 डिग्री बाय द फील्ड। ध्यान से समझिए, द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
Electric dipole placed an angle 60 degree from electric field. Electric dipole placed an angle 60 degree from electric. Electric dipole placed an angle 60 degree from electric field. 60 degree from electric field. Then find work done to rotate it to angle 180 degree by field. 120 degree. 120 degree. रुकना. From electric field. Rotate to work done to rotate it to angle 182 angle by angle 2 angle 120 degree from the electric field by the field. अब करो भाई साहब, करो स्क्रीन पॉज करो, दिमाग घुमा दे, करो. इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक. फाइंड वर्क डन to rotate it to angle 120 degree, to angle 120 degree from the electric field. मतलब यहां पहुंचा दिया 120 डिग्री पे. देन वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन सिर्फ लिखा होता, एक्सटर्नल का होता तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखते. लेकिन यहां पे वर्क डन होगा माइनस डेल्टा यू, क्योंकि फील्ड का है तो माइनस डेल्टा इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा. इनिशियली कितने पे था? तो माइनस पीई कॉस 60 डिग्री माइनस ऑफ माइनस पीई कॉस 120 डिग्री. कॉस 60 होता है हाफ, तो माइनस पी बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी, और कॉस 120 होता है माइनस हाफ, तो माइनस पी बाई 2 माइनस पी बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस पी. तो माइनस 2 पी आंसर आना चाहिए, सॉरी माइनस पीई आंसर आना चाहिए. प्लस पी आ रहा है क्या? नहीं, इनिशियली 60 डिग्री पे माइनस पी आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे भी आगे ले जाना चाह रहा, तो पीछे तो निगेटिव आएगा, माइनस पी तुम्हारा आंसर आएगा बी. माइनस पी आएगा, इसमें से पहले कोई भी सही नहीं होती. ये बढ़िया सवाल लिखना है मैंने. मैच द कॉलम 1 एंड 2. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को ऐसे रखा है, तो डाइपोल कहां जा सकता है सोचो. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को ऐसे रखा है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को पीछे रखा है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को ऐसे रखा है. सबसे पहले तो ये सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का, और ये उसके करस्पॉन्डिंग इसका रिजल्ट है. स्क्रीन पॉज करके एक चीज बेटा, देखा था कई सवाल ऐसा, बस इतना बता दे. मैट्रिक्स मैच के साथ ऐसे लिख के सिचुएशन के साथ, और पहले पूरा पढ़ ले फिर लिखना. देखा है कहीं एमआर के जैसा हसीन सवाल क्या बनेगा? राइम के साथ लिखना, ऐसे नहीं. कमेंट सबको करना भाई, मेहनत लगती है सवाल बनाने. देखा है कहीं एमआर सा हंसी सवाल? देख सुनना अच्छे से सुन, बताता हूं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी और पिछवाड़े में माइनस और आगे पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव पे आगे की तरफ लगेगा, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे लगेगा निगेटिव चार्ज पे फोर्स, तो इधर फोर्स लगेगा F1 और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग फोर्स लगेगा F2. F2 तुम्हारा ज्यादा होगा F1 से. क्यों? क्योंकि आगे की तरफ फोर्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स आगे लगेगा, तो ये राइट में जाएगा. डाइपोल नॉट इन इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड. मेरे हिसाब से डी आएगा. डाइपोल इन नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में कहाँ है? राइट में जाएगा. दूसरा देख यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन रोटेट करेगा. डाइपोल नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ना. डाइपोल इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ये होगा तुम्हारा आंसर. दूसरे का सी आएगा. देखो तो इसका आंसर यहाँ है. एक का डी है, हाँ भाई एक का तो बताया डी, एक का डी. दो का सी है, दो का बी बता रहा है. डाइपोल इन नॉट इन इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, नहीं गलत है. दो का सी आएगा भाई, दिख रहा है ये तो. तीन का देखो, तीन का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगेगा, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा. तो तुम्हारा ये हो जाएगा डाइपोल इन ट्रांसलेशनल एज वेल रोटेशनल. नहीं हाँ, ये तुम्हारा फोर्स तो जीरो लगेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. टॉर्क भी जीरो लगेगा क्योंकि थीटा जीरो है, तो नेट फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो. तो चौथे का तुम्हारा आएगा ए. चौथे का आएगा ए, बिल्कुल चौथे का आएगा तुम्हारा ए. चौथे का ए. तो तीसरे का कौन सा बचा? बी. तीसरे का बचा बी. डाइपोल नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. हाँ तो ये तो होता है लेफ्ट की तरफ जाएगा. बताओ मजा आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री. जीरो पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और 180 डिग्री पर अनस्टेबल होता है. जब जीरो पे स्टेबल होता है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी. भाई भूल गया यार, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एनर्जी,
तो ये हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम डी एम आर स्क्वायर, और ये होगा एम एल स्क्वायर और एम एल स्क्वायर, हाँ ठीक है यही आता है टाइम पीरियड। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, नो लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर नहीं, फॉल्स है तो। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, नहीं assertion is false but reason is true, ये आएगा assertion is false but reason is true, डी आएगा आंसर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर होता तो पहला आता है, assertion is false but reason is true, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, if the two spherical conductor of the different radius have the same surface charge density then their electric field intensity will be equal। surface charge density total charge upon area, नहीं इसके वजह से नहीं आता। एक्चुअल में मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये स्फीयर है या ये स्फीयर है, जस्ट इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर रेडियस अलग है लेकिन अगर उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो सिग्मा क्या होगा उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है? क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसको प्रूव करना बेटा, आंसर तो तुम्हारा बी आएगा, उसको प्रूव करके देखना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, it explains a torque इतना, calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 मीटर। तो टॉर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ये डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू एल ई साइन थीटा एंड टॉर्क। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्लेन्स अ टॉर्क दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज निकालना है और लेंथ दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ये नीट का पूछा हुआ सवाल। इन अ कैविटी ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इन अ कैविटी इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इन अ कैविटी इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर उस कैविटी के अंदर चार्ज नहीं रखा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। इन अ कैविटी इन अ कंडक्टर, जैसे मान लो ये कंडक्टर, अब सॉलिड है, हॉलो तो नहीं बोला है कंडक्टर, मान लो कंडक्टर है, देखना ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर यहां कैविटी है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। अगर मैं यहां पे चार्ज रख दूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो है। इन अ कैविटी इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, गारंटी नहीं है। चार्ज इन अ कंडक्टर रिसाइड्स ओनली एट इट्स सरफेस। हाँ, इस पर चार्ज दोगे तो सरफेस पर रहेगा, ट्रू, अंडरस्टैंड। चार्ज दोगे तो सरफेस पर रहेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन कैविटी के अंदर भी तो चार्ज दे सकते हो, इस कैविटी के अंदर भी तो चार्ज रख सकते हो। In a cavity in a conductor, the electric field is zero, सही नहीं है। In a cavity in a conductor, the electric field is zero if charge is not placed inside cavity, तो सही है, तो ये सही होता। Charge resides only at its surface. The assertion is false but reason is true. Assertion is false but reason is true. मेरे हिसाब से ये सही है। Assertion is false but reason is true, क्या दिया हुआ ना, नहीं हो, डी आएगा इसका। Assertion is false but reason is true, बता देता हूं सुन। In a cavity in a conductor the electric field is zero, जैसे मैं तुम्हें बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, ये गलत है स्टेटमेंट ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अब सही है, ठीक है। मस्ट लिख दे तो रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो लिख ले तो गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अब सही है। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ये कहना सही नहीं है। कैविटी के अंदर जैसे मान लो ये कंडक्टर है और यहां पे ये कैविटी बना है, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है अगर यहां पे कोई चार्ज रखा है। अब मान ले कोई कंडक्टर, तो जहां पे मैटर है वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा कहां दोगे तो कहां पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज, ये सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम लिखा ना तब सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इन साइड नेगेटिव चार्ज, ये ट्रू, ये सही है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है, तो रेशियो एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ये दोनों गलत है, एक होता नहीं। डी आंसर आना चाहिए, देखो डी आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। थैंक यू सो मच, थोड़ा सा समय लगा लेकिन बहुत अच्छा सवाल कराएं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म, जैसे मान लो कैविटी है, ये कैविटी है और सॉरी
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी है, ये है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक छोटा सा कैविटी यहां बना है मैंने, कैविटी यहां बना है, यहां बना है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये बताओ। ठीक है, ये बताना है आपको। इसके अंदर मतलब अंदर कैविटी में मैंने चार्ज नहीं रखा, ये तो सिचुएशन बता दिया ना कि इस तरह का एक तुम्हारा क्या है, इस तरह का एक तुम्हारा सिचुएशन है। ठीक है ना, इस तरह का तुम्हारा सिचुएशन है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसके अंदर में सेंटर पर नहीं, यहां पर एक कैविटी बना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कैविटी के अंदर, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर कोई गॉसियन सरफेस ऐसा सोच रहा है कि सर हम गॉसियन सरफेस ये बना लेंगे, तो ये गॉसियन सरफेस गलत है। गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना ये गलत है। ठीक है, अब सोचना 0 होगा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है क्या? थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा, बाय बाय। थोड़ा सा कहीं टफ लग रहा होगा, स्लो करके देख लेना।